हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज ये क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चलिए। गुड इवनिंग भाई। सबको राम राम। चलिए भाई, राम राम। आज अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी लोग, एक मिनट, क्या हो गया। देखिए, कमल एंड माई सेल्फ आर गुड फ्रेंड्स, यू शुड हेल्प देम सेल्फ। दो क्वेश्चंस हैं, बेसिक से क्वेश्चंस हैं। ये फंडामेंटल्स में मैंने कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर भी कवर कर लिए। ठीक है, राधे राधे भाई। पहला क्वेश्चन देखें। यहां पर हमने क्या किया, आर गुड फ्रेंड्स हमारा एक प्रेडिकेट है, उसके लिए हमने दो सब्जेक्ट्स यूज किए हैं, कमल एंड माई सेल्फ। अब देखिए, जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फंडामेंटल्स के वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनका यूज हम सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं जब वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। जैसे कि मान लो मैंने कोई एक सेंटेंस लिखा, दे हर्ट themselves। तो इसमें ये जो हर्ट वर्ब है, इसका जो डूअर है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला पर्सन दे, और उसका इफेक्ट रिसीव करने वाला जो पर्सन है देमसेल्व्स, वो सेम है। मतलब इन्होंने किसी और को हर्ट ना करके खुद को हर्ट कर लिया। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, हम ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो ये जो देमसेल्व्स है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, खैर। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, देमसेल्व्स है, माई सेल्फ है, इनका यूज हम तभी कर सकते हैं सेंटेंस में जब वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। और वो भी हम इन्हें एज ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट इनका यूज नहीं किया जा सकता। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही यूज किया करो, ठीक है। तो सब्जेक्ट जब भी यूज करना होगा तो हमेशा नॉमिनेटिव केस का ही यूज करेंगे, सब्जेक्ट तो ये बन नहीं सकते। खैर, एक मिनट, इसे मिटा देता हूं मैं। अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा कमल एंड माइसेल्फ, तो वो जो माइसेल्फ हमने सब्जेक्ट बना के लिख दिया ना, वो एक रिफ्लेक्सिव नाउन है। रिफ्लेक्सिव नाउन्स कांट बी सब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव नाउन सब्जेक्ट तो हो नहीं सकते। तो हमने उसको सब्जेक्ट बना के गलत कर लिया। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए नॉमिनेटिव केस आई। तो इसको लिखो, कमल एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। डन। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमने लिखा वी एंजॉयड इन द पार्टी। एक मिनट, ये वाला, यू शुड हेल्प देमसेल्व्स। ओके। अब यहाँ पे जो देमसेल्व्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, लेकिन तब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट है देमसेल्व्स, ये थर्ड पर्सन होता है, ही सी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम तो है नहीं। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव केस मत, मतलब रिफ्लेक्सिव केस मत लिखो, ऑब्जेक्टिव केस लिखो, देम। इन दोनों एग्जाम्पल से हाँ, देम आएगा बिल्कुल बच्चे। इन एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं उनका यूज हम सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट्स करते हैं, और वो भी तब जब वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज हम एज अ सब्जेक्ट नहीं कर सकते, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज हम तब भी नहीं कर सकते जब वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ना हो। ठीक है, चलिए। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमने एक सेंटेंस लिखा, वी एंजॉयड इन द पार्टी यस्टरडे। फोर्थ में लिखा, वी एंजॉयड द पार्टी यस्टरडे। अब यहाँ पे समझना, ये एंजॉयड वर्ब है और ये एंजॉयड भी वर्ब है। ध्यान देंगे, एंजॉय ट्रांसिटिव वर्ब होती है। जो बच्चे पहले से बात जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूं। एंजॉय वर्ब जो होती है ये डूइंग वर्ब होती है। एंजॉय का मतलब होता है एंजॉय करना, और साथ ही साथ में ट्रांसिटिव होती है। वी कांट यूज इट विदाउट एन ऑब्जेक्ट, और हम इसको बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं कर सकते। एंजॉय इज अ ट्रांसिटिव वर्ब एंड कांट बी यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो एंजॉय वर्ब है और यहाँ पे एंजॉय वर्ब है, इस एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया पार्टी, तो ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे जो पार्टी है ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है, ये ऑब्जेक्ट प्रिपरेशन का है, और ये प्रिपरेशन है इन। डन।
अब हमें पता है कि वर्ब के बाद लिखे गए नाउन प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रीपोजिशंस के बाद लिखे गए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो पार्टी है ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अच्छा, वर्ब ट्रांसिटिव है, हम बिना ऑब्जेक्ट के लिख नहीं सकते, तो या तो हम इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखें, ठीक है। वी एंजॉयड फूड इन द पार्टी, वी एंजॉयड म्यूजिक इन द पार्टी, कुछ भी लिख दो। नहीं कुछ समझ में आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दो। अब वी सब्जेक्ट है, वी के अकॉर्डिंग अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे तो आवर सेल्फ लिखना पड़ेगा। तो ये आंसर है, वी एंजॉयड आवर सेल्फ इन द पार्टी यस्टरडे। ओके, फिफ्थ में आ जाते हैं। द टूरिस्ट इन द म्यूजियम सबमिटेड। अच्छा, ये वाला सही है, इसका देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो एंजॉय वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्टिव पार्टी हो गया, तो उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑलरेडी अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस वन वाज नॉट करेक्ट, सो वी हैड टू मेक इट करेक्ट। ओके, फिफ्थ एग्जांपल, द टूरिस्ट इन द म्यूजियम सबमिटेड टू द विल ऑफ गॉड इन द एंड। अब देखिए, ये जो सबमिट वर्ब होती है, इसका मीनिंग बताओ एक बार। ये जो सबमिट वर्ब है, एक बार मुझे इसका मीनिंग बताओ, कमेंट करके इसका मीनिंग बताओ कि व्हाट डज द वर्ब सबमिट मीन। What does the verb submit mean? सबमिट वर्ब जो है ना बच्चे, इसका एक बार मीनिंग बताएं। डिवोटेड, बढ़िया। टू डिपोजिट, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ऑफर, टू पुट समथिंग। देखो, सबमिट का मतलब एक तो खैर यही होता है, डिपॉजिट, सबमिट योर फीस वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखो ना, तो यहाँ पे सबमिट का मतलब डिपॉजिट करना नहीं होगा, यहाँ पे सबमिट का मतलब होगा रिजाइन करना, यील्ड करना, हार मानना, झुक जाना। तो सबमिट का एक तो मतलब होता है किसी चीज को डिपॉजिट करना, पता ही है वो सबको। एक सबमिट वर्ब का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डोंट वांट, जो कुछ ऐसा एक्सेप्ट करना जो आप चाहते नहीं हो, मतलब अपने को उसके लिए तैयार कर लेना जिसके लिए, जिसको हम चाहते नहीं है, ठीक है। एक तरीके से हार मान लेना, ईल्ड करना, झुक जाना। अब जब हम इस सबमिट को इस मीनिंग में यूज करते हैं ना, इट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब एंड इट रिक्वायर्स सम ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा, द टूरिस्ट इन द म्यूजियम सबमिटेड टू द विल ऑफ गॉड इन द एंड, कि जो टूरिस्ट थे म्यूजियम में, उन्होंने लास्ट में क्या किया, अपने को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, ठीक है, सबमिट कर दिया उन्होंने, ठीक है। हुम डिड द सबमिट। एक बच्चे ने देखो इसमें कमेंट किया सरेंडर। तो यहाँ पे ना बच्चा, सबमिट का मतलब यही है, सरेंडर कर देना, हार मान लेना। तो द टूरिस्ट इन द म्यूजियम सबमिटेड, ठीक है। हुम डिड ही सबमिट? देमसेल्व्स। दे सबमिटेड देमसेल्व्स, तो इसका मतलब हो गया दे रिजाइंड देमसेल्व्स, दे सरेंडर्ड देमसेल्व्स, दे इल्डेड, कि वो झुक गए और हार मान ली उन्होंने, ठीक है। तो अगर सबमिट का मतलब ये है, तो इसके बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा करो, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब होती है और हम इसे बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिख सकते। डन। एक ऑब्जेक्ट से मैं यही बात तुम्हें एक सेंटेंस से और समझाता हूं। देखो, हमने एक सेंटेंस लिखा, आसान सेंटेंस है, इससे सारे बच्चे बात समझ जाएंगे जो समझाई जा रही है। द मैन सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड। द मैन सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, इसमें हमने सेटिस्फाई वर्ब यूज किया। अच्छा, तुम में से जो बच्चे जानते हैं, ठीक है, मुझे जानते हैं, आगे ध्यान रखेंगे, सेटिस्फाई इज अ ट्रांसिटिव वर्ब विच मीन्स टू मेक समबडी सेटिस्फाइड, किसी को सेटिस्फाई करना, ठीक है। सेटिस्फाई का मतलब अगर सेटिस्फाई होना होगा तो ये सेंटेंस सही है, ठीक है। लेकिन सेटिस्फाई का मतलब होता है सेटिस्फाई करना। अब यहाँ पे एक चीज समझना, द मैन सेटिस्फाइड, ठीक है, हुम डिड ही सेटिस्फाई। अब हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि सेटिस्फाई ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर उसने सेटिस्फाई किया है तो सेटिस्फेक्शन मिला किसे, हु वाज सेटिस्फाइड, कौन हुआ सेटिस्फाइड, हमें बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास कोई भी नहीं है, तो या तो हम कोई ऑब्जेक्ट अपने पास से लिख दें, सपोज करके द मैन सेटिस्फाइड हिज गेस्ट, मान लो उस आदमी के घर पे मेहमान आए, उसने उन मेहमानों को अच्छा अच्छा खाना खिला के सेटिस्फाई किया। कुछ भी लिख दो, द मैन सेटिस्फाइड हिज गेस्ट, द मैन सेटिस्फाइड हिज सन, कुछ भी लिख दो। नहीं कुछ समझ में आए तो सीधे हिमसेल्फ ही लिख दो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द मैन सेटिस्फाइड हिमसेल्फ। तो जैसे ये सेटिस्फाइड है,
एंजॉय है, सबमिट है, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो ट्रांसिटिव हैं, अब वो ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं और हम इनको बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं कर सकते। अगर इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन हो तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखकर भी सही कर सकते हो। अगर पहले से कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो और वो ऑब्जेक्ट लॉजिकल हो तो उसको सही मान लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द मैन सॉल्व्ड हिमसेल्फ ऑल द क्वेश्चंस, द मैन हिमसेल्फ ब्लेम्ड फॉर द ट्रेजिक एक्सीडेंट। अब यहाँ देखो हमने सॉल्व वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हिमसेल्फ, ये जो हिमसेल्फ है हमने वर्ब के बाद में लिख रखा है तो हम इसे ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अब इतना तो एक हमें कॉमन सेंस से पता है कि सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को, पजल्स को, रिडल्स को, ठीक है। नोबडी सॉल्व्स हिमसेल्फ, कोई भी खुद को तो सॉल्व करता नहीं है। तो एक तो ये लॉजिक गलत कि उसने अपने को सॉल्व किया। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्वेश्चंस है। सॉल्व वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्वेश्चंस। द मैन सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, कि मैन ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो अगर ऑल द क्वेश्चंस जो है ये ऑब्जेक्ट है सॉल्व वर्ब का, तो हिमसेल्फ तो ऑब्जेक्ट हुआ नहीं। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं हुआ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट ही होते हैं हमेशा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर या तो ये गलत है, इसे रिमूव कर दो, या फिर हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन मान सकते हैं। देखो ये फंडामेंटल्स में हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। मैं एक बार रेफरेंस के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे माई सेल्फ है, आवर सेल्व्स है, हिमसेल्फ है, हर सेल्फ है, इटसेल्फ है, देमसेल्व्स है, ठीक है। अच्छा, यू का यूज हम एक के लिए भी करते हैं, एक से ज्यादा के लिए करते हैं, तो योर सेल्फ है और योर सेल्व्स है। डन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं और ये एम्फेटिक प्रोनाउंस भी होते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तब होते हैं जब हम इनका यूज सेंटेंस में करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। मैं फिर से एक बार एग्जांपल से समझाता हूं, देखो यहां से समझना। जैसे हमने लिखा ही हर्ट हिमसेल्फ, एक सेंटेंस। दूसरा हमने लिखा ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ ऑर्डर्ड दिस बुक। नाउ से यहां पे जो हमने ऑर्डर्ड वर्ब लिखी है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है दिस बुक, ठीक है। यहां पे जो हमने हर्ट वर्ब लिखी है, इसका ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ। तो ये जो हिमसेल्फ है ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए क्योंकि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो वर्ब का है वो बुक है, दिस बुक। और वैसे भी हमें पता है कि भाई ऑर्डर करेगा पर्सन किसी थिंग को, अपने को तो ऑर्डर करेगा नहीं, ठीक है। तो दिस बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है। अगर दिस बुक ऑब्जेक्ट है तो ये हिमसेल्फ तो ऑब्जेक्ट हुआ नहीं। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं हुआ, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये जो हिमसेल्फ लिखा है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, और ये वाला जो हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब दोनों का डिफरेंस समझना है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका यूज हम सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट करते हैं जब वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होते हैं, उनको केवल किसी नाउन ने प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए उनके साथ लिखा जाता है। एम्फेसाइज करने से मतलब क्या, देखो समझना। अगर हम ये हिमसेल्फ ना लिखें, ये सेंटेंस हमारा तब भी सही होगा, ही ऑर्डर्ड दिस बुक। लेकिन जब हम हिमसेल्फ लिख देंगे ना, तो हिमसेल्फ जो है वो एम्फेसाइज करेगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो ये ही खुद ही है, कोई और नहीं है। डन। तो ये जो ही हमारा प्रोनाउन है सब्जेक्ट के तरीके से जिसका हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, उसको उसकी आइडेंटिटी को एम्फेसाइज करने के लिए हम हिमसेल्फ लिख रहे हैं कि ये बुक किसी और ने ऑर्डर नहीं की, इसने अपने आप ही ऑर्डर किया है, ठीक है। तो ये जो हिमसेल्फ है ये है एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि ये इस प्रोनाउन ही को एम्फेसाइज करने के लिए लिखा गया। अच्छा, ये वाला हिमसेल्फ किसी को एम्फेसाइज नहीं कर रहे, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं यहाँ पर, जैसे माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, हिमसेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, देम सेल्फ है, योर सेल्फ है, ये एम्फेटिक प्रोनाउंस भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं। अगर हमें इन्हें सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना होगा तो हम इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर हम इन्हें सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट ना यूज करके किसी नाउन प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए करेंगे यूज, तो हम इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है, स्ट्रेस के लिए एम्फेसाइज यूज करते हैं। हाँ बच्चे, एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन को, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एम्फेसाइज करने के लिए लिखे जाते हैं। डन। खैर, अब मैं फिर से सारी बात देखो समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सॉल्व वर्ब है।
अगर हम इस हिमसेल्फ को ऑब्जेक्ट मान लें तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कॉमन सेंस से कि हिमसेल्फ सॉल्व वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट है ऑल द क्वेश्चंस। अगर ऑल द क्वेश्चंस इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो हिमसेल्फ तो ऑब्जेक्ट हुआ नहीं। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, और अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है तो फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, एम्फेटिक प्रोनाउंस को हमें उस नाउन या प्रोनाउन के साथ लिखना चाहिए जिसको एम्फेसाइज करना हो। ये हिमसेल्फ एम्फेसाइज करने के लिए मैन को यूज किया जा रहा है, तो इसको मैन के साथ लिखो यहां ऐसे। तो ये सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा, द मैन हिमसेल्फ सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको वर्ब के बाद लिखा करो। एम्फेटिक प्रोनाउंस को उसके साथ लिखा करो जैसे एम्फेसाइज करना। अब जैसे मैन को एम्फेसाइज करना है तो हमने हिमसेल्फ को मैन के साथ लिख दिया। डन। सेकंड क्वेश्चन देखो, हमने लिखा द मैन हिमसेल्फ ब्लेम्ड फॉर द ट्रेजिक एक्सीडेंट। अब देखो जैसे हमने ब्लेम्ड वर्ब लिखी, फॉर प्रिपोजिशन लिखा, और द ट्रेजिक एक्सीडेंट इसका ऑब्जेक्ट लिखा। देन नाउ वी आर मिसिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ब्लेम। जैसे हमने कहा मैन ने ब्लेम किया, अब किसको ब्लेम किया ये तो हमने बताया नहीं। अगर उसने ब्लेम किया है तो कोई ना कोई रहा होगा जैसे इसने सेटिस्फाई किया है, तो कोई ना कोई रहा होगा जैसे सेटिस्फाई किया। उसी तरीके से अगर उसने ब्लेम किया देन हु वाज ब्लेम्ड, ब्लेम हुआ कौन वो तो हमने बताया नहीं। तो या तो हम इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिख के सही कर लें, द मैन हिमसेल्फ ब्लेम्ड यू, द मैन हिमसेल्फ ब्लेम्ड हिज फादर, कुछ भी लिख दो। नहीं तो ये मान लो कि उस पर्सन ने अपने को ही ब्लेम किया, अपने को ही कोसा कि उसकी वजह से कोई गड़बड़ हो गई। तो हम इस हिमसेल्फ को अगर ऑब्जेक्ट मानेंगे तो रिफ्लेक्सिव नाउन हो जाएगा ये। अच्छा, रिफ्लेक्सिव नाउन्स ऑब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, तो हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, द मैन ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द ट्रेजिक एक्सीडेंट। तो इस हम एम्फेसाइज नहीं कर रहे कि उसने खुद ही अपने को मतलब अपने आप ही ब्लेम किया, हम ये कह रहे हैं उसने अपने आप को ब्लेम किया, मतलब नोबडी एल्स बट हिमसेल्फ। खैर, ये हिमसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन था क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने जिसको एम्फेसाइज करना था मैन उसके साथ लिख दिया। ये एम्फेटिक प्रोनाउन हमारा जो था वो मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन था ही नहीं, वो ब्लेम वर्ब का ऑब्जेक्ट था, तो हमने वर्ब के बाद लिख दिया। दो क्वेश्चन में तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, इनके आंसर बताना। पहला क्वेश्चन, दे हैव कट themselves that tree, ठीक है। दूसरा, camels themselves adapt to the hot climate in deserts, ओके। ये दो क्वेश्चंस हैं, इन्हें पढ़ो और पढ़ने के बाद इनको अगर ये गलत हो तो सही भी करो। कैमल्स अडेप्ट देमसेल्फ, बहुत अच्छी बात। देखो अब देखो यहाँ पे समझना है, दिस अडेप्ट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब। अडेप्ट वर्ब होती है ना, अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, अडेप्ट का मतलब ढल जाना नहीं होता है, ध्यान रखना, इट इज अ डूइंग वर्ब एंड इसका मतलब होता है ढालना। अब जैसे हमने कहा कैमल्स अडेप्ट, कैमल्स ढालते हैं, हुम डू दे अडेप्ट, किसे अडेप्ट करते हैं हमें बताना पड़ेगा। अब इतना तो कॉमन सेंस हमें है ही कि कोई भी अडेप्ट करेगा तो खुद को करेगा, दूसरे को नहीं। तो इसका मतलब ये जो देमसेल्व्स हम लिख रहे हैं ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चूंकि ऑब्जेक्ट होते हैं इसीलिए उनको वर्ब के बाद लिखा जाता है। कैमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू द हॉट क्लाइमेट इन डेजर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ जो हमने हैव कट वर्ब लिखी है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स तो हो नहीं सकता, इसका ऑब्जेक्ट है ये द ट्री। अगर ये द ट्री ऑब्जेक्ट है तो फिर ये देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, अब ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। और अगर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है तो इसको उसके साथ लिखो जैसे एम्फेसाइज करना है, दे। एक चीज, एक बच्चे का बीच में कोई क्वेश्चन था, देखो मैंने ऐसे देख लिया था। हम्म, कहाँ चला गया? हाँ, रजनीश शर्मा का क्वेश्चन था भाई, लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन देखो बेटा, लास्ट में जो हम लिखते हैं ना वो होता क्या मैं बताता हूँ, ये तो समझ में आगे होंगे ना। ही सॉल्व्ड इट बाय हिमसेल्फ। अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, ही सॉल्व्ड इट बाय हिमसेल्फ, तो ये जब हम बाई के साथ में लिखते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एक्चुअली एम्फेटिक नहीं होता है। और बाय हिमसेल्फ का मतलब होता है अलोन।
विदाउट मतलब किसी और के बगैर, ठीक है। तो अगर हम बाई के साथ में कभी रिफ्लेक्सिव नाउन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं तो एक एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है अलोन, ठीक है। ही लिव्ड इन दैट बिल्डिंग बाय हिमसेल्फ, जैसे हमने लिखा ही लिव्ड इन दैट बिल्डिंग बाय हिमसेल्फ। तो ये जो बाय हिमसेल्फ बच्चे हम लिख रहे हैं ना, ये एम्फेटिक नहीं है, ये हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और बाय हिमसेल्फ जो है ये एडवर्ब फ्रेज है और इसका मतलब है अलोन। डन। चलो ये भी हो गया तुम्हारा। देखो अब जैसे हमने ये एंजॉय वर्ब पढ़ी थी, ठीक है, इसी तरीके से कुछ और भी वर्ब्स हैं, वो मैं एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, उनका ध्यान रखना। देखो अब्सेंट प्रेजेंट ये दोनों वर्ब होती हैं और दोनों एडजेक्टिव भी होते हैं। इनको इन सारी वर्ब्स को लेकर मैं कुछ खास बातें बताऊंगा, उनका ध्यान रखना। देखो जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा ही विल नॉट, ही विल नॉट absent again, ओके। फिर एक सेंटेंस हमने और लिखा he will not be absent again। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब है absent। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वर्ब जो है ना बी है, बी। अगर हम इस बी को वर्ब ना माने हेल्पिंग वर्ब मान ले तो तुम में से ज्यादातर बच्चे बात जानते होंगे कि जब बी की फॉर्म्स को हम हेल्पिंग वर्ब बना के लिखते हैं तो उनके साथ में मेन वर्ब की या तो आईएनजी फॉर्म यूज होती है या थर्ड फॉर्म यूज होती है। डन। तो ये जो हमने एब्सेंट लिखा है ना, अगर ये आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में होता तो हम इस बी को हेल्पिंग वर्ब मान सकते थे, लेकिन चूंकि इसके बाद हमने एब्सेंट लिख रखा है तो हम इसे मेन वर्ब मानेंगे और एब्सेंट को मानेंगे एडजेक्टिव। अब ये बात अगर तुम पहले से नहीं जानते हो तो ध्यान रखना, एब्सेंट और प्रेजेंट एडजेक्टिव भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, ठीक है। यहाँ हमने इसको विल हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख रखा है इसीलिए वर्ब है, यहाँ पर हमने इसको बी मेन वर्ब के बाद लिख रखा है तो ये एडजेक्टिव है। डन। अब देखो ये एडजेक्टिव है, ये वाला सेंटेंस तो है सही। ये जो एब्सेंट वर्ब है ना ये वाला गलत है, क्योंकि एब्सेंट वर्ब का मतलब एब्सेंट करना होता है, होना नहीं होता। एब्सेंट वर्ब जो होती है इसका मतलब एब्सेंट करना होता है, ध्यान रखना, इसका मतलब एब्सेंट होना नहीं होता। तो हमने कहा ही विल नॉट एब्सेंट अगेन, कि वो दोबारा एब्सेंट नहीं करेगा। किसे नहीं करेगा ये तो हमने बताया नहीं। अब लिख दो, कुछ भी लिख दो, ही विल नॉट एब्सेंट यू, ठीक है। और नहीं कुछ समझ में आए तो सीधे लिख दो देमसेल्व्स। देमसेल्व्स क्या, हिमसेल्फ, ही विल नेवर एब्सेंट हिमसेल्फ, ये हमारा आंसर है। डन। तो ये एब्सेंट और प्रेजेंट को अगर हम सेंटेंस में जब वर्ब यूज करेंगे तो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के मत लिखना, नहीं कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो तो रिफ्लेक्सिव नाउन लिख के सही कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव हो तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव नाउन मत लिख देना, ये बात समझ लेना। उसके बाद में आ जाते हैं एंजॉय। अभी हमने डिस्कस ही किया था, एंजॉय का मतलब एंजॉय करना होता है, डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब होती है, सेटिस्फाई भी डिस्कस किया था। उसके बाद आगे वर्ब अवेल, ठीक है, से, से तो करता रहे। फिर आगे हमारी वर्ब नेक्स्ट अवेल। अवेल वर्ब का मतलब होता है टू मेक समथिंग अवेलेबल, किसी चीज को अवेल कराना मतलब उपलब्ध कराना। देखो पहले तो मैं इस वर्ब का मीनिंग बता देता हूं फिर एग्जांपल समझना। अवेल वर्ब का मतलब होता है टू मेक समथिंग अवेलेबल, ठीक है, कोई चीज किसी को उपलब्ध कराना। अब मैंने मान लो एक एग्जांपल लिखा, ही अवेल्ड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, तो इसका मतलब कोई एक अच्छा मौका था, कोई एक अपॉर्चुनिटी थी, उसने अवेल कराया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, टू मेक समथिंग अवेलेबल, किसी चीज को उपलब्ध कराना। तो अगर उसने अपॉर्चुनिटी अवेल कराई देन किसे किसे अवेल कराई ये तो हमने बताया नहीं। तो अवेल वर्ब के बाद में वो पर्सन जिसको अवेल करवाई गई अपॉर्चुनिटी वो तो मिसिंग है, तो या तो उसको अपने पास से लिख दो, ही अवेल्ड हिज फ्रेंड्स, ही अवेल्ड हिज ब्रदर, कुछ भी लिख दो। नहीं कुछ समझ में आए तो ही को इस ऑब्जेक्ट मान के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ लिख दो, ठीक है। हाँ इसको पढ़ा दो, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद वर्ब आ गए अक्विट। देखो अक्विट वर्ब को लेकर एक बार अक्विट का मीनिंग बताओगे तुम लोग, एक बार इस वर्ब का मीनिंग बताओ। अक्विट वर्ब जो है बच्चे एक बार इसका मीनिंग बताना।
एक बार एक्विट का बच्चे कोई मीनिंग बताना तो, एक्विट वर्ब जो है ना इसका एक बार मीनिंग बताओ। एक्सोनरेट फ्रॉम ब्लेम, बहुत अच्छी बात है, हाँ। टू काम, क्या क्या बता रहे हो, टू लीव, रिलीज, निरपराध, मेक फ्री, रिलीज फ्रॉम ब्लेम, ओके। खैर, देखो, एक तो बड़ी सीधी सी बात है कि अक्विट वर्ब जो है इसका मतलब होता है बरी कर देना किसी को, टू सेट फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी को मतलब ब्लेम से आजाद कर देना, मतलब एक ये होता है। कोई पर्सन होता है ना, जैसे उसको किसी ने अलीज किया, आरोप लगाया और फिर उस पर साबित नहीं कर पाए तो उसको अक्विट करना पड़ा, बरी करना, ठीक है। खैर, अब मैं एक दूसरा मीनिंग बताता हूँ, वो ध्यान रखना। अक्विट वर्ब का मतलब एक और भी होता है, इसका मतलब होता है टू बिहेव वन सेल्फ, टू बिहेव वन सेल्फ। देखो, इंग्लिश में एक इडियम होता है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो, पढ़ा तो खैर हो गई, टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज। इसका मीनिंग बताओ, टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज जो इडियम होता है, इसका मीनिंग बताओ। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, ये जो इडियम होता है टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, इसका एक बार मीनिंग बताओ। हाँ, टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, हाँ। नहीं पता क्या मीनिंग? ऐसे बद दो। इसका मीनिंग होता है टू बी केयरफुल अबाउट वंस बिहेवियर। ये जो हमने ऊपर मीनिंग लिखा ना, यही होता है इसका। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज इडियम का मतलब होता है अपने बिहेवियर को लेकर केयरफुल होना, कि कुछ ऐसा नहीं कह देना या कुछ ऐसा नहीं कर देना जिसकी वजह से लोगों की नजर में इमेज खराब हो जाए, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। तो ये जो मीनिंग होता है ना माइंड वंस पीज एंड क्यूज का, यही मीनिंग अक्विट का भी होता है। तो यहाँ पे जो हम अक्विट वर्ब का मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो मीनिंग ये है, टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, ठीक है। कि अपने को इस तरीके से प्रेजेंट करना दूसरों के सामने जिससे कि अच्छा इंप्रेशन जाए, ठीक है। अगर अक्विट का ये मीनिंग होगा तो इसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव नाउन लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझना। ही acquitted well in the party। अब जैसे हमने ये लिखा, ही acquitted well in the party, कि उसने पार्टी में अच्छे से अपने को प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे एक्विट का मतलब बरी करना नहीं हो सकता, यहाँ पे एक्विट का मतलब यही हो सकता है कि अपने को किस तरीके से प्रेजेंट करना। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए होगा, ही एक्विटेड वेल, whom did he acquit, तो आंसर लिख दो हिमसेल्फ। ही एक्विटेड हिमसेल्फ वेल इन द पार्टी, ओके। उसके बाद एक वर्ब आ गए इंट्रोड्यूस। अब देखो, इंट्रोड्यूस भी डूइंग वर्ब होती है, बिना ऑब्जेक्ट के हम इसे भी नहीं लिख सकते। सपोज हमने एक एग्जांपल लिखा, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रिंसिपल। अब हमने लिखा ही इंट्रोड्यूस टू द प्रिंसिपल, बट होम डिड ही इंट्रोड्यूस, किसको इंट्रोड्यूस किया ये तो बताया नहीं। तो या तो कोई ऑब्जेक्ट लिख दो अपने पास से, ही इंट्रोड्यूस्ड हिज फादर, ही इंट्रोड्यूस हिज मदर, ही इंट्रोड्यूस हिज फ्रेंड, ही इंट्रोड्यूस हिज ब्रदर। नहीं कुछ समझ में आया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दो, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द प्रिंसिपल, कि उसने अपने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। उसके बाद में वर्ब आगे एक्सर्ट। एक्सर्ट वर्ब का मीनिंग बताने एक बार, और जब पूछा जाता है उसको बताया भी करो। एक्सर्ट वर्ब का एक बार मीनिंग बताओ। व्हाट डज द वर्ब एक्सर्ट मीन? What does the verb exert mean?
टू अटेम्प्ट, हाँ, टू इन्फ्लुएंस। देखो, एग्जर्ट का मतलब होता है टू प्रेशराइज। एक्सर्ट करना मतलब किसी को फोर्स करना, प्रेशराइज करना कोई काम करने के लिए, ठीक है, हाँ, प्रेस करना एक तरीके से, ठीक। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है यहां पर, डोंट एक्सर्ट दैट मच, डोंट एक्सर्ट दैट मच, ठीक है। अब जैसे हमने यहां पे लिख दिया डोंट प्रेशराइज, ठीक। अब अगर यहाँ पे लिखा होता दैट मैन, तो हम उस दैट मैन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन ध्यान से देखो जो दैट मच हमने फ्रेज लिखी ना, ये हाउ मच का रिप्लाई है और ये एडवर्ब फ्रेज है। डोंट एग्जर्ट हाउ मच, दैट मच, ठीक है। बट हुम एग्जर्ट, किसको ना एग्जर्ट करें ये तो बताया नहीं। अब यहाँ पे को, एक मिनट बच्चे, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया डोंट एक्सर्ट दैट मच, बट हुम, किसको एग्जर्ट ना करें तो बताया नहीं। अब कुछ भी लिख दो, डोंट एक्सर्ट हिम, डोंट एक्सर्ट मी, डोंट एक्सर्ट देम, कुछ भी लिख दो। नहीं कुछ समझ में आए ना, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, तो यू के अकॉर्डिंग योर सेल्फ लिख दो, डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ। हालांकि योर सेल्फ भी लिख सकते हो, अगर मान लो किसी एक पर्सन से कह रहे हो तो योर सेल्फ लिखेंगे। आज लोग फोन बहुत कर रहे हैं, क्लास के टाइम फोन करते हैं। एक मिनट मैं इससे बात कर ही लेता हूँ। फाइन नाउ, ओके, चलो। तो यहाँ पे लिख दिया डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ दैट मच। उसके बाद में वर्ब आ गया ब्लेम। देखो ब्लेम भी डूइंग वर्ब होती है, बिना ऑब्जेक्ट के हम नहीं लिख सकते। जैसे हमने ब्लेम वर्ब यूज की ना, तो हमें हमेशा बताना पड़ेगा किसको ब्लेम किया, ही ब्लेम्ड यू वगैरह वगैरह। हर्ट वर्ब भी ट्रांसिटिव होती है, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं यूज कर सकते। उसके बाद आएंगे डिसगाइज वर्ब। डिसगाइज का मतलब होता है भेष बदलना, ठीक है। जैसे हमने लिखा द थीव्स, द थीव्स डिसगाइज्ड एंड एस्केप्ड। अब जैसे हमने कहा द थीव्स डिसगाइज्ड एंड एस्केप्ड, बट हुम डिड द डिसगाइज, किसको डिसगाइज किया, किसका भेष बदला, ये तो बताया नहीं। तो यहाँ पे थीव्स के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे देमसेल्व्स, दे डिसगाइज्ड देमसेल्व्स एंड एस्केप्ड। उसके बाद में अडेप्ट, अकस्टम और अक्लिमेटाइज, इन तीनों वर्ब्स को ध्यान रखना, इनका मीनिंग एक ही होता है कि किसी चीज के अकॉर्डिंग अपने में चेंजेस करना, मतलब खुद को बदलना। अडेप्ट करना, अक्लिमेटाइज करना, अकस्टम करना, इनका मतलब एक ही होता है। और ये डूइंग वर्ब्स होती हैं। जैसे हमने लिखा he could not accustom to that routine, ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन किसी ऐसी जगह गया रहने के लिए जहां उसका सारा रूटीन, जगने उठने बैठने खाने सोने का चेंज हो गया, ठीक है। तो हमने लिखा ही कुड नॉट अकस्टम टू दैट रूटीन, कि भाई उस रूटीन के अकॉर्डिंग वो खुद को चेंज नहीं कर पाया, अकस्टम नहीं कर पाया। किसको अकस्टम नहीं कर पाया ये हम नहीं बता रहे। भाई अगर वो अकस्टम नहीं कर पाया, अडेप्ट नहीं कर पाया, किसे नहीं कर पाया ये बताना पड़ेगा। नहीं कोई समझ में आया तो हिमसेल्फ लिख दो, ही कुड नॉट अकस्टम हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सबमिट, रिजाइन और रिकनसाइल, इन तीनों का मीनिंग सेम है यहाँ पे। वैसे तो रिजाइन का मतलब विड्रॉ करना भी होता है, इस्तीफा देना भी होता है, लेकिन यहाँ पे रिजाइन का मतलब है ईल्ड करना, सरेंडर करना, झुक जाना, हार मान लेना, ठीक है। जैसे हमने वो एग्जांपल उस समय लिखा था ना, एक मैं और लिख देता हूँ, देखो यहां से समझना। द मैन रिजाइंड टू हिज फेट, द मैन रिजाइंड टू हिज फेट, ठीक है। द मैन रिजाइंड टू हिज फेट, ओके। अब यहां पे देखो समझना, इस रिजाइन का मतलब वही है जो सबमिट का था, हार मान लेना। कि फेट का मतलब समझ रहे हो ना, फेट का मतलब है किस्मत, डेस्टिनी।
तो कोई मैन है, उसने अपने आप पहले बड़ी कोशिशें की होंगी, लेकिन जब उसने देखा कि चीजें उसके हिसाब से नहीं सही हो रही, तो उसने अपने को मतलब छोड़ दिया और किस्मत के भरोसे खुद को छोड़ दिया। ठीक है, तो उसने खुद को रिजाइन कर लिया। अब ये रिजाइन ट्रांसिटिव वर्ब है, बिना ऑब्जेक्ट के लिखो गलत हो जाएगा, तो लिख दो हिमसेल्फ। ही रिजाइंड हिमसेल्फ का मतलब ये सरेंडर्ड हिमसेल्फ। तो रिजाइन, सबमिट, रिकनसाइल, इन वर्ब्स का मतलब अगर खुद को एक्सेप्ट, मतलब खुद को कोई चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार कर लेना हो, खुद को मतलब सरेंडर कर देना हो, तो इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा करो। ठीक है, उसके बाद में वर्ब्स आ गई अप्लाई, एड्रेस, डिवोट, प्राइड और प्रोस्टेट। देखो, अप्लाई वर्ब का एक तो मतलब सबको ही पता है, एप्लीकेशन भेजना। ठीक है, एक अप्लाई का मतलब होता है लागू करना, दे हैव अप्लाइड दिस रूल। और एक अप्लाई का मतलब और होता है जो यहां पर हमें सीखना है। यहां पे अप्लाई वर्ब का मतलब है ये टू डिवोट। अप्लाई का मतलब है यहाँ पे किसी काम में खुद को लगाना, डिवोट करना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे समझना। शी अप्लाइड टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। जैसे हमने ये लिखा, शी अप्लाइड टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। डन। अब शी का मतलब यहाँ पे मदर टेरेसा है। शी का मतलब आप यहाँ पे मदर टेरेसा समझें। ठीक है, अब हमने कहा मदर टेरेसा अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब यहाँ पे डिवोटेड। शी डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। नाउ व्हाट डिड शी डिवोट, क्या डिवोट किया उन्होंने? शी डिवोटेड हर करियर, शी डिवोटेड हर लाइफ, शी डिवोटेड हर टाइम, कुछ भी लिख दो। नहीं कुछ समझ में आया तो सीधे हरसेल्फ लिख दो, शी डिवोटेड हरसेल्फ, शी अप्लाइड हरसेल्फ। तो ये ध्यान देना, अप्लाई वर्ब का मतलब उस सेंटेंस पढ़ोगे ना तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ जाता है कि अप्लाई का मतलब लागू करना है, एप्लीकेशन भेजना है या डिवोट करना है। अगर अप्लाई का मतलब डिवोट करना हो तो इसके साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा करो। कि डिवोट के साथ भी लिखना पड़ता है, अगर मान लो यहाँ पे डिवोटेड लिखोगे तो भी लिखना पड़ेगा, सी डिवोटेड हरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, अच्छा उसके बाद में जो एड्रेस वर्ब है, एड्रेस पहले तो नाउन होता है, नाउन होता है तो इसका मतलब पता होता है, वो तो छोड़ो। एड्रेस वर्ड जब वर्ब होता है तो एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना। ही एड्रेस्ड हिज फॉलोअर्स। एड्रेस करना मतलब किसी को संबोधन करना। बाकी एड्रेस का मतलब ये भी होता है कि किसी काम में खुद को बिजी करना। वी शुड एड्रेस अवर सेल्फ टू दिस प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल बता देता हूं, ध्यान रखना कि इसका यूज कैसे करते हैं। वी शुड एड्रेस आवर सेल्फ टू दिस वर्क। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा काम है, अब हमें अपने को इस काम में लगाना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब है। उसके बाद आ गई डिवोट। तो एड्रेस, डिवोट, अप्लाई, इनका तो मीनिंग सेम हो गया। उसके बाद में वर्ब आ गई प्राइड। प्राइड जो होता है ना, ये नाउन भी होता है, ध्यान रखना, वर्ब भी होता है। इस और प्राइड का मतलब देखो क्या होता है, वो भी समझा देता हूँ। प्राइड का मतलब होता है बी प्राउड ऑफ। जैसे हमने लिखा, ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं इसे, ही प्राइड्स हिमसेल्फ। तो प्राइड जो वर्ब होती है, ये इसका मतलब बी प्राउड ऑफ होता है। जैसे हम उसके साथ में रिफ्लेक्सिव नाउन लिखते हैं, ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, वैसे हम प्राइड वर्ब के साथ भी लिख सकते हैं, ही प्राइड्स हिमसेल्फ। ठीक है, फिर आ गई लास्ट वर्ब प्रोस्ट्रेट। देखो प्रोस्ट, एक बार तुम मीनिंग बताओ, तुम लोग इसका मीनिंग बताओ। प्रोस्ट्रेट वर्ब जो है, इसका एक बार मीनिंग कमेंट करो तो। व्हाट डज द वर्ब प्रोटेस्ट मीन, कमेंट द मीनिंग। इसका मीनिंग एक बार कमेंट करो। शॉक, हाँ? नहीं बच्चे, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है टू बो डाउन। किसी को झुककर नमस्कार करना, आदर से। ठीक है, ये करना। पीपल प्रोस्ट्रेटेड themselves बिफोर द किंग। तो प्रोस्ट्रेट करना मतलब किसी के सामने खुद को झुकाना, बो डाउन वन सेल्फ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, हाँ, टू रेस्पेक्ट समबडी। बढ़िया। एज प्रोस्टेट कैंसर, पिटेगा प्रोस्टेट कैंसर। चलो ये हो गई। तो इन वर्ब्स का ध्यान रखना और ये जो मीनिंग समझाए वो भी ध्यान रखना। अब आ जाते हैं एट्थ क्वेश्चन में। एट्थ में हमने लिखा दे केप्ट देमसेल्व्स रेडी। ठीक है, देखो ये जो हमने कीप वर्ब लिखी है, ध्यान से देखो, इसके बाद हमने एक रेडी वर्ड लिख रखा है। रेडी वर्ड एडजेक्टिव होता है।
तो एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट होते नहीं, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर ये रेडी एडजेक्टिव हमने कॉम्प्लीमेंट लिख रखा है तो इसका मतलब ये जो दे हमारा सब्जेक्ट है, हम इसकी स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं, ना कि कोई एक्शन जो इसने किया। ठीक है, रेडी होना स्टेट है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। कीप जो है ना, ये लिंकिंग वर्ब भी होती है। अगर ये कीप लिंकिंग वर्ब हो गई तो तुम लोगों ने वर्ब के फंडामेंटल्स में पढ़ा होगा कि सारी लिंकिंग वर्ब्स इंट्रांसिटिव होती हैं। चूंकि लिंकिंग वर्ब्स इंट्रांसिटिव होती हैं तो हम उनके बाद ऑब्जेक्टिव्स नहीं कर सकते। तो जो हमने रिफ्लेक्सिव नाउन देमसेल्फ लिखा है ये गलत है, इसे रिमूव कर दो। इसको सिंपली ऐसे लिखो, दे केप्ट रेडी। देखो ऐसा समझना, हमने लिखा ही केप्ट द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये जो केप्ट है ना बच्चे, ये है एक्शन वर्ब, क्योंकि इसके बाद जो हमने बुक लिखा वो ऑब्जेक्ट है और ये जो ही है ये सब्जेक्ट है। मतलब इसने कोई एक्शन परफॉर्म किया है और वो एक्शन है बुक को कहीं पर रख देना। फिर लेकिन अगर हम लिख दें ही केप्ट साइलेंट एट द मीटिंग, तो अगर हम ये लिख दें ही केप्ट साइलेंट एट द मीटिंग, तो ये जो साइलेंट है ना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट है ना तो ये केप्ट हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई जो ही की स्टेट डिस्क्राइब कर रही है। तो ये जो केप्ट है ये एक्शन वर्ब है, ये हमने इसका ऑब्जेक्ट लिख रखा है। ये केप्ट लिंकिंग वर्ब है क्योंकि हमने इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लिख रखा है। जो साइलेंट है ना ये ही सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया वर्ड है। तो अगर हम कीप वर्ब के बाद में कोई एडजेक्टिव वगैरह यूज करें, जैसे यहाँ पे रेडी यूज कर रखा है, तो समझ जाना है लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब्स इंट्रांसिटिव होती है, उनके साथ में रिफ्लेक्सिव नाउन्स मत लिखा करो। ठीक है, तो जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो इंट्रांसिटिव होती हैं, उनके साथ में ऑब्जेक्ट्स मत लिखा करो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, हमने लिखा द सन हिड इटसेल्फ बिहाइंड क्लाउड्स। ठीक है, देखो कुछ वर्ब्स होती हैं जो डूइंग और हैपनिंग दोनों ही होती हैं। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, इनको ध्यान रखना। हाइड, हाइड का मतलब छिपना भी होता है, छिपाना भी होता है, ध्यान रखें। ठीक है, ग्रो, ग्रो का मतलब उगना भी होता है, उगाना भी होता है। ठीक है, चेंज, चेंज का मतलब बदल देना भी होता है, बदल जाना भी होता है। स्टॉप, स्टॉप का मतलब रोकना भी होता है, रुकना भी होता है। स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब चालू करना भी होता है, चालू होना भी होता है। ठीक है, बर्न, बर्न का मतलब जलना भी है, जलाना भी है। देन ब्रेक, तोड़ना भी है, टूटना भी है। ठीक, बेथ, नहाना भी है और किसी को नहलाना भी है, मतलब धोना, एक तरीके से साफ करना। ठीक है, ये मीनिंग हो गया। कुक, पकना भी है, पकाना भी है। ठीक है, बॉईल, उबलना भी है, उबालना भी है। और ये हाइड हो गया, छुपना छिपाना। सो देयर आर अ नंबर ऑफ वर्ब्स विच कैन बी यूज्ड ईदर वे। दे आर डूइंग, दे आर हैपनिंग। वो डूइंग भी होती है, वो हैपनिंग भी होती है। ठीक है, अब जैसे हमने ये लिखा ना हिड, ये हिड एक ऐसी वर्ब है जो डूइंग और हैपनिंग दोनों ही होती है। हिड का मतलब छुपाना भी होता है, इसका मतलब छिपना भी होता है। पहले चाहो तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि जो वर्ब्स डूइंग और हैपनिंग दोनों होती हैं उनके साथ रिफ्लेक्सिव नाउन लिखा मत करो। ये कॉन्सेप्ट चाहो तो अपने ऐसे ही ध्यान रख सकते हो, नहीं तो अपने आप समझ लो। हमने यहाँ पे हिड वर्ब के बाद में देखो इटसेल्फ ऑब्जेक्ट लिखा है, तो अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तो वर्ब डूइंग वर्ब होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि सन डूअर तो है नहीं इस वर्ब का। पहली बार सन ने अपने को छुपाया नहीं है, वो छुप गया है, तो ये हैपनिंग है। तो अब जब हमें पता चल गया कि ये डूइंग तो है ही नहीं, तो जब अगर डूइंग वर्ब नहीं है तो ये ट्रांसिटिव नहीं हो सकती, और ट्रांसिटिव नहीं हो सकती तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। जब ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता तो हमने रिफ्लेक्सिव नाउन गलत लिख दिया, इसके बाद में इसको रिमूव कर दो। तो सिंपली लिखो द सन हिड बिहाइंड क्लाउड्स। ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे, इन वर्ब्स का ध्यान रखना कि ऐसी वर्ब्स जो डूइंग और हैपनिंग दोनों ही होती हैं उनके साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो लिखो, लेकिन रिफ्लेक्सिव नाउन मत लिखा करो। एक एग्जांपल से ये बात मैं और समझाता हूं तुम्हें। देखो, द मैन स्टॉप्ड हिमसेल्फ नियर द ट्री। ये एग्जांपल पढ़ो और बताओ ये सही है गलत। द मैन स्टॉप्ड हिमसेल्फ नियर द ट्री। द मैन स्टॉप्ड हिमसेल्फ नियर द ट्री। हाँ, ये वर्ड्स फंडामेंटल में बता रखे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग ना फंडामेंटल्स के सारे वीडियो जल्दी से जल्दी देख के लो एक बार। ठीक है, उससे बेटर समझ में आएगा सब। ये है बच्चे गलत। अब देखो ये गलत क्यों है। हमने कहा ना ये वर्ब्स चाहो तो अपने ऐसे आप अपने आप ध्यान कर लो कि इन वर्ब्स को जो डूइंग हैपनिंग दोनों ही होती है इनके बाद रिफ्लेक्सिव नाउन मत लिखा करो, पहली बात। दूसरी बात, मैन ने खुद को रोका नहीं, वो अपने आप रुक गया। अगर यहाँ पे मैन के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो हम ये मान सकते थे कि मैन ने कोई एक्शन परफॉर्म किया किसी दूसरी चीज के ऊपर। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे लिख दें द कार, द मैन स्टॉप्ड द कार नियर द ट्री, द मैन स्टॉप्ड द बाइक।
ठीक है। द मैन स्टॉप्ड शाउटिंग, चिल्लाना जाके उसने वहां पे बंद कर दिया। तो अगर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट होता है इसके अलावा, मैन के अलावा, तो हम उसे सही मान लेते हैं, लेकिन मैन के केस में हमें इसे हैपनिंग मानना चाहिए, और ये हिमसेल्फ गलत हो जाएगा, इसको रिमूव कर दो। सिंपली लिखो द मैन स्टॉप्ड नियर द ट्री। तो ये जो वर्ब्स डूइंग और हैपनिंग दोनों होती हैं, इनके बाद में रिफ्लेक्सिव नाउन्स का यूज मत किया करो, ये ध्यान रखना। 10th क्वेश्चन, डोंट ब्लेम आवर सेल्स फॉर इट, एड्रेस यू टू द जॉब इन द हैंड। हाँ, हिमसेल्फ रिमूव करना पड़ेगा ना, हाँ कर दिया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पगले हो तुम। यहां देखो, डोंट ब्लेम आवर सेल्स फॉर इट। अब यहां समझना, ये जो डोंट ब्लेम हमने वर्ब लिखी है, ये इंपेरेटिव मूड की वर्ब है। अब चूंकि ये इंपेरेटिव मूड की, देखो जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो लिखे गए सेंटेंसेस इंपेरेटिव होते हैं और उनकी वर्ब इंपेरेटिव होती है। तो जो डोंट ब्लेम हमने वर्ब लिखी ना, इंपेरेटिव मूड की है। अच्छा, इतना हमें सबको पता ही है कि हम ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट केवल अपने लिसनर से कर सकते हैं। लिसनर होता है यू, तो इसका मतलब यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है ना वो यू है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, वो लिखा बोला नहीं जाता। अब ध्यान से देखो, इस वर्ब का सब्जेक्ट है यू, जो कि सेकंड पर्सन है, और जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा वो फर्स्ट पर्सन का है। अवर सेल्फ जो होता है ये वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वी फर्स्ट पर्सन होता है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन और हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दिया फर्स्ट पर्सन का, तो ये दोनों सेम तो है नहीं। तो अगर सेम नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गलत हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखो अस, डोंट ब्लेम अस फॉर इट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इंपेरेटिव मूड की जो वर्ब्स होती हैं, योरसेल्फ मत लिखो बच्चे, अस लिखो। क्यों चेंज करोगे? केस गलत है ना, प्रोनाउन थोड़ी गलत है। ठीक है, तो अगर हम कभी कोई इंपेरेटिव मूड की वर्ब लिखेंगे तो उसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगर किसी दूसरे पर्सन को ऑब्जेक्ट बना के लिखोगे, फर्स्ट पर्सन को या थर्ड पर्सन को, तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखना, रिफ्लेक्सिव केस में मत लिखना। अब इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे जो एड्रेस वर्ब हमने लिखी है, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपेरेटिव मूड में है तो इसका भी सब्जेक्टिव हो गया। अब इस वर्ब का सब्जेक्टिव है और ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट भी हुआ है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए। अब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए ना, तो अब हमें लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ। योरसेल्फ भी लिख सकते हो वैसे तो, ठीक है। तो जो इंपेरेटिव मूड की वर्ब्स होती हैं उनका स्पेशली ध्यान रखना। एक एग्जांपल से मैं और समझा देता हूं, देखो जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट अस, ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हर, ट्रस्ट इट, ट्रस्ट देम, ट्रस्ट यू। अब यहां देखो, ये ट्रस्ट है इंपेरेटिव मूड की वर्ब, ठीक है। यहां पे हमने इसका ऑब्जेक्ट लिखा मी और अस को, जो कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, ठीक है, सही। यहां पर हमने इसका ऑब्जेक्ट लिखा थर्ड पर्सन को, हिम, हर, इट, देम, ये भी सही। यहां पर हमने इसका ऑब्जेक्ट लिखा सेकंड पर्सन को यू, और ये लो हो गया गलत, क्योंकि ये जो इंपेरेटिव मोड की वर्ब है इसका सब्जेक्ट भी यू होता है। इंपेरेटिव मोड की वर्ब्स का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, वो लिखा बोला नहीं जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब हमें ये पता है इस वर्ब का सब्जेक्ट यू है, और अगर हम इसका ऑब्जेक्ट भी यू को बना के लिखेंगे, तब तो हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं रिफ्लेक्सिव केस लिखना पड़ेगा। तो अगर एक पर्सन से बात हम कह रहे होंगे तो योर सेल्फ लिखेंगे, एक से ज्यादा से कह रहे होंगे तो योर सेल्फ लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड पर्सन हमने लिखे, ये तो हमें ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखने हैं इंपेरेटिव वर्ब के साथ में, लेकिन यू को हमेशा रिफ्लेक्सिव केस में लिखना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इंपेरेटिव मोड का वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। चलिए, ये हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट्स हो गए डिस्कस। अब आ जाते हैं अपना अगले नाउंस पे। पहला क्वेश्चन शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमने कभी डिस्कस किया, एक बार देखो तो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका एक बार आंसर बताने की कोशिश करो तो। Panaji and Patna are capital cities. This is of Goa and that is of Bihar. हाँ, देखो अब इसमें पता है क्या, हालांकि फॉर्मर और लेटर भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं एक चीज और बताता हूँ।
यहाँ पे जैसे हमने एक नाउन लिखा पणजी और एक नाउन लिखा पटना, ये नाउन वन हो गया सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ये नाउन टू हो गया। फिर यहाँ पर हमने एक प्रोनाउन लिखा दिस और यहाँ पर एक प्रोनाउन लिखा दैट, ये दैट सब्जेक्ट है और दिस भी सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इन्हें प्रोनाउन कह रहे हैं। अब अगर ये प्रोनाउन है तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी नाउन के लिए तो इनका यूज किया गया होगा। अब जो लोग पहले से जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूं। दिस यूज कर रेफर करता है हमेशा पास के ऑब्जेक्ट्स को, तो दिस जो है ना, ये प्रोनाउन जो है ये पास लिखे गए नाउन को रेफर कर रहा है, इसके पास में लिखा गया है पटना, तो ये पटना को रेफर करने वाला प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, जो दैट है ये दूर के ऑब्जेक्ट्स को रेफर करता है, दूर इससे लिखा गया है पणजी, ये पणजी को रेफर करता है। देखो ये जो दिस है और दीज है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये उन ऑब्जेक्ट्स को रेफर करते हैं जो नियर होते हैं। दैट और दोज हैं, ये उन प्रोनाउंस का रेफर करते हैं जो डिस्टेंट होते हैं, दूर होते हैं। तो जो हमने दिस लिखा है ना, दिस का मतलब है नाउन टू, क्योंकि नाउन टू उसके पास है। एक मिनट, ये मिटा देता हूं इसको, ऐसे समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो ये जो हमने दिस लिखा है ना, दिस का मतलब है पटना और दैट का मतलब है पणजी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पटना है वो कैपिटल गोवा की है और जो पणजी है वो कैपिटल बिहार की है। अब हमें पता है ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है लेकिन लॉजिकली गलत है। लॉजिकली ये इसलिए गलत है क्योंकि ये स्टेटमेंट एज अ फैक्ट गलत है। पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है, पणजी जो है वो गोवा की कैपिटल है, तो ये हमने गलत लिख रखा है। अब इसको सही करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि हम गोवा और बिहार को चेंज कर दें, दूसरा ऑप्शन ये कि हम पणजी और पटना को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो दिस और दैट है ना, इनका हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। दिस हमेशा पहले मेंशन किया जाएगा सीक्वेंस में, दैट हमेशा मेंशन किया जाएगा लास्ट में। तो या तो हम पणजी और पटना को इंटरचेंज करके लिख दें या हम गोवा और बिहार को इंटरचेंज करके लिख दें। अब ध्यान क्या रखना है, जब कभी हमें ऐसा लगे कि हम एक सेंटेंस को दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं तो हमेशा करेक्शन बाद वाला किया करो। बाद वाले का मतलब ये, गोवा की जगह बिहार और बिहार की जगह गोवा लिख के सही कर लो। तो ऐसे लिख देने से अब देखो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देने से इसका मतलब ये हो जाएगा कि पणजी एंड पटना आर कैपिटल सिटीज, दिस इज ऑफ बिहार, दिस का मतलब पटना, पटना इज ऑफ बिहार, एंड दैट का मतलब हो गया पणजी, पणजी इज ऑफ गोवा और पणजी जो है वो गोवा की कैपिटल है। तो जब हम सीक्वेंस रेफर करने के लिए दिस और दैट का यूज करते हैं तो दिस रेफर करता है उसको जो पास लिखा हो, पास वो लिखा होता है जो बाद में आया हो, ठीक है, और दैट रेफर करता है दूर वाले को, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बोथ अ प्लम एंड अ बनाना आर फ्रूट, दिस हैज सीड्स व्हाइल दैट डजंट, ठीक है। अब हमने कहा कि प्लम जो होता है आलू बुखारा होता है, ठीक है, और बनाना ये दोनों ही फ्रूट है। अच्छा, दिस हैज सीड्स व्हाइल दैट डजंट, इसमें सीड्स होते हैं और उसमें सीड्स नहीं होते हैं। अब देखो, एक नाउन हो गया प्लम और एक नाउन हो गया बनाना, बनाना हो गया नाउन टू, प्लम हो गया नाउन वन, दिस का मतलब हो गया नाउन टू और दैट का मतलब हो गया नाउन वन। तो दिस का मतलब है बनाना, कि बनाना है सीड, कि बनाना में सीड्स होते हैं, और वाइल दैट डजंट का मतलब प्लम में सीड्स नहीं होते हैं, जो कि एज ए स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बनाना में सीड नहीं होते हैं, फ्रूट और प्लम में सीड होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको गलत कर लिया। अब इसको सही करने का वही तरीका है, या तो हम प्लम और बनाना को इंटरचेंज करें या हम हैज सीड्स को डज नॉट को चेंज करें। या तो हम यहाँ पे लिखें दिस डज नॉट हैव सीड्स वाइल दैट हैज, इतना करेक्शन करें। और अगर ये मान लो इस तरीके से स्लैश लगा दिया जाए तो हम ये हैज वर्ब को और इस डज नॉट वर्ब को चेंज तो कर नहीं पाएंगे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम बनाना को और प्लम को इंटरचेंज कर दें। ठीक है, अब ऐसे लिख देने से देखो क्या हो जाएगा, बोथ अ बनाना एंड अ प्लम आर फ्रूट, दिस हैज सीड्स, दिस का मतलब है प्लम, प्लम हैज सीड्स, वाइल दैट, दैट का मतलब है बनाना, बनाना डजंट है। तो ये ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो जब हम सीक्वेंस रेफर करने के लिए दिस दैट का यूज करते हैं तो दिस पास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, पास में वो होता है जो उसके बाद में लिखा गया हो, ठीक है, और दैट दूर के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, दूर वो होता है जो सबसे पहले लिख दिया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को अपने आप बताना पड़ेगा क्योंकि हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। साउंड नहीं आ रहा बेटा, फोन चेक कर अपना, साउंड बिल्कुल आ रहा होगा। दैट ऑफ कानपुर, बहुत अच्छा। देखो, अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो, इतना, शिमला इज कोल्डर देन कानपुर, तो शिमला और कानपुर ये दोनों सिटीज हैं, इनका आपस में कंपैरिजन हो गया। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्लाइमेट है, यहाँ पे कंपैरिजन क्लाइमेट का हमें करना है। तो अगर हम कंपैरिजन क्लाइमेट का कर रहे हैं तो देन के बाद हमें क्लाइमेट लिखना पड़ेगा, लेकिन हमने तो लिखा नहीं।
तो जैसे वहां पे द क्लाइमेट ऑफ शिमला लिखा है वैसे यहाँ पे लिख दो द क्लाइमेट ऑफ कानपुर। अच्छा, द क्लाइमेट ऑफ कानपुर अगर नहीं लिखना चाहते हो रिपीट करके तो उसका एक ऑप्शन ये है कि लिख दो दैट ऑफ। दैट ऑफ कानपुर का मतलब हो गया द क्लाइमेट ऑफ कानपुर। ये हमने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा कि सेम काइंड ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, एक जैसी चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से होगा, शिमला का कंपैरिजन सिटी से होगा, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल, एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर स्ट्रॉन्गर एंड हेल्थियर देन अ जू। फोर्थ का आंसर ये बताओ बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका भी आंसर बताओ। दो जिना जू, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे समझना, कंपैरिजन एनिमल्स का हो रहा है। एनिमल्स नाउन है प्लुरल, क्योंकि वो नाउन प्लुरल है तो उसके लिए हम प्रोनाउन दोज यूज करेंगे, ठीक है। क्लाइमेट नाउन सिंगुलर था तो उसके लिए दैट यूज कर लिया था। फिर हमने कहा होगा प्रिपोजिशन हमें रट्टा नहीं मारनी है, यहाँ पे प्रिपोजिशन ऑफ लिखी है तो ऑफ लिख दो, यहाँ पे प्रिपोजिशन इन लिखी है ना तो इन ही लिखना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर स्ट्रॉन्गर एंड हेल्थियर देन दोज इन अ जू। कि जो फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा हेल्दी होते हैं उन एनिमल्स के मुकाबले जो जू में बंद होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक बच्चा स्ट्रॉन्ग और हेल्दियर लिख रहा है, स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर ही लिखना पड़ेगा बेटा। एडजेक्टिव में क्या पढ़ा था कि अगर हम दो एडजेक्टिव जोड़ दें किसी कंजंक्शन से तो उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। अब देन लिख रहे हो तो कंपेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी, उल्लू हो तुम लोग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर ये कंपेटिव डिग्री है, दोनों को एंड से कनेक्ट कर रहे हो, दोनों सेम डिग्री में लिखने पड़ेंगे। पॉजिटिव डिग्री लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे देन कंजंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंपेटिव डिग्री में लिखो, दोनों सही है। नेक्स्ट का आंसर बताओ। योर गोल्स आर मोर रियलिस्टिक देन करण। योर गोल्स आर मोर रियलिस्टिक देन करण। हाँ बताओ इसका आंसर। करण, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन ना गोल का हो रहा है, तो या तो हम लिखें दैट ऑफ, दैट क्या दोज ऑफ, क्योंकि गोल्स नाउन प्लुरल है। तो या तो हम लिखें दोज ऑफ करण, और नहीं तो चूंकि करण जो है ना ये एक लिविंग पर्सन है, इसको अगर हम चाहें तो अपस्ट्रॉफी के साथ भी लिख सकते हैं, तो हम करण को हटा के इसकी जगह अगर करंस लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने नाउन में भी पढ़ा होगा शायद पहले, और एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, वो ध्यान रखना कि हमेशा कंपेरिजन सेम काइंड ऑफ थिंग्स का किया करो। ये देखो कुछ और एग्जांपल्स हैं। करण's शर्ट इज ब्राइटर देन यू। करण's शर्ट इज ब्राइटर देन यू। करण's शर्ट इज, ये सारे हम कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने केवल तुम लोगों का रिवीजन हो जाए इसके लिए इनको दोबारा कवर कर लिया है। करण's शर्ट इज ब्राइटर देन यू। हाँ, या तो हम लिखें योर्स। देखो ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है शर्ट का, पर्सन का तो कंपैरिजन हो नहीं रहा। तो ये जो हमने पर्सन के लिए यू यूज कर रखा है गलत यूज कर रखा है, हमें तो कंपैरिजन उसके शर्ट का करना है। तो हम यू को हटा के यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन लिख देंगे योर्स, ठीक है। योर्स जो है ये पजेसिव केस का प्रोनाउन है, ये यू को नहीं उसके पजेशन शर्ट को रेफर कर रहा है, मतलब योर्स का मतलब है योर शर्ट। अच्छा, योर शर्ट का मतलब क्या हो गया, द शर्ट ऑफ यू। द शर्ट ऑफ यू का मतलब क्या हो गया, दैट ऑफ यू। तो मतलब हम इनमें से कोई भी लिखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे दैट ऑफ यू लिखें, चाहे यू लिखें, चाहे योर शर्ट लिखें, चाहे द शर्ट ऑफ यू लिखें, और चाहे योर्स लिखें, मतलब लिखना तो योर्स ही, आसान तो यही है। सेवंथ देखो, द कलर ऑफ करण शर्ट इज ब्राइटर देन योर्स। अब यहाँ पे देन के बाद हमने योर्स लिखा है, ठीक है। तो योर्स का मतलब योर शर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, इस बार हम कंपैरिजन करण की शर्ट का नहीं कर रहे, इस बार हम कंपैरिजन कर रहे हैं कलर का। तो ये जो योर्स हमने पजेसिव केस का प्रोनाउन लिखा है इसका मतलब है शर्ट, लेकिन कंपैरिजन शर्ट का नहीं शर्ट के कलर का हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट ऑफ योर्स।
अब देखो दैट ऑफ योर्स का मतलब क्या हो गया, दैट ऑफ का मतलब हो गया द कलर ऑफ, योर्स का मतलब हो गया योर शर्ट, तो दैट ऑफ योर्स का मतलब हो गया द कलर ऑफ योर शर्ट। ठीक है, अगर ये सेंटेंस केवल इतना होता, करण's शर्ट इज ब्राइटर देन योर्स, ठीक है, तो योर्स सही हो जाता, दैट ऑफ गलत हो जाता, क्योंकि योर्स का मतलब है योर शर्ट और करण शर्ट योर शर्ट का कंपैरिजन हो जाता है, लेकिन कंपैरिजन चूंकि कलर का करना था तो हमने कलर के लिए प्रोनाउन यहाँ पे दैट ऑफ लिख दिया। ओके, एट्थ का आंसर बताओ। बेटा क्लास रुक नहीं रही होगी, आप लोगों का नेट वगैरह सही नहीं होगा, बिल्कुल क्लास स्मूथ चलती है। जब भी क्लास में कोई दिक्कत होती है ना तो मुझे सामने सबसे पहले पता चलता है, मतलब तुम लोगों से पहले मैं जान जाता हूँ कि क्लास आज डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि यहाँ से मुझे सामने स्क्रीन पे दिखता रहता है बच्चा। ठीक है, योर हाउस इज एज बिग एज मोहन्स, तो हमने ये जो मोहन्स पजेसिव केस में लिखा है ना, ये मोहन को नहीं, उसके पजेशन हाउस को रेफर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाउस की बात हो रही है ना, तो मोहन्स का मतलब हो गया मोहन्स हाउस। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, देयर एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन डैश, इसका आंसर अपने आप बताओ और फिर अगले क्वेश्चन पे आए। देयर एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन डैश, दैट ऑफ योर्स, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, सोच के बताओ बच्चे। देखो एक चीज बताता हूँ, कंपैरिजन एक्सपीरियंस का और है, पर्सन का तो हो नहीं रहा, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया गलत। ठीक है, अच्छा माई डिटर्मिनर होता है, बिना हम वजह से नाउन के यूज नहीं कर सकते, हो गया गलत, ये भी हो गया इसी वजह से गलत। ये जो हम माई लिख रहे हैं ना बच्चे, ये माई डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर्स बिना नाउन के यूज नहीं किया जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्लैंक के बाद कोई नाउन लिखा नहीं है, तो ये माई वाला ऑप्शन दोनों गलत हो गए। या तो हम दैट ऑफ माइन लिखें या दैट ऑफ मी लिखें। अब होगा क्या, अगर हम दैट ऑफ माइन लिखेंगे तो ये दैट प्रोनाउन जो है इसका मतलब हो जाएगा एक्सपीरियंस, लेकिन फिर जो माइन है पजेसिव केस का प्रोनाउन, इसका मतलब क्या होगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, अगर हम माइन का मतलब माई एक्सपीरियंस मान लेंगे तो फिर दैट प्रोनाउन की हमें जरूरत नहीं रहेगी, जो कि गलत हो जाएगा। मतलब अगर ये केवल माइन लिखा होता ना तो आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि माइन का मतलब माई एक्सपीरियंस हो जाएगा, देयर एक्सपीरियंस माई एक्सपीरियंस का कंपैरिजन हो जाएगा, लेकिन जो हमने दैट ऑफ लिखा है ना, ये प्रोनाउन अननेसेसरली यूज हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, दैट ऑफ मी, अब ये जो दैट प्रोनाउन है ना, दैट का मतलब देखो क्या हो गया, दैट का मतलब हो गया द एक्सपीरियंस, दैट ऑफ मी का मतलब हो गया द एक्सपीरियंस ऑफ मी। ठीक है, ये मतलब हो गया, तो हमारा आंसर इसमें है ई। कितने बच्चों ने ई कमेंट किया, हद है भाई, तुम लोग बहुत बदतमीज हो फिर तो, बहुत बच्चों ने तो डी कमेंट कर दिया। नाउन में भी पढ़ाया बेटा, एडजेक्टिव में भी पढ़ाया। ठीक है, अगर तुम डी लिख दोगे दैट ऑफ माइन, तो माइन एक प्रोनाउन है जो पोजीशन को रेफर करेगा, दैट भी प्रोनाउन है, वो भी किसी चीज को रेफर करेगा, हमारे पास रेफरेंस तो एक ही है, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के लिए या तो माइन प्रोनाउन यूज कर लो या दैट यूज कर लो, दोनों तो नहीं यूज कर पाओगे ना, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत था। चलो, और कुछ क्वेश्चंस हैं, अब कम से कम इनके आंसर सही बता देना। दिस बॉयज बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, द प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर सिमिलर टू इट्स मतलब नेबरिंग कंट्रीज, एंटरटेनमेंट इज एज इंपॉर्टेंट एज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, द जॉब ऑफ अ सोल्जर इज वेरी टफ लाइक दैश। ये चलो इनके आंसर बताओ अपने आप। बच्चे अंजू यादव एक काम करो, आप ना एक बार फंडामेंटल्स के वीडियोस रिवाइज कर लो, उसके बाद में ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ इनमें कोई दिक्कत होगी नहीं। कुछ बच्चे अभी भी मुझे लग रहा है तुम में से ऐसे हैं जिन्होंने फंडामेंटल्स के भी व्यूज देखे नहीं है। ठीक है, ई किया था तुमने आंसर, सही है, बहुत अच्छी बात है। देखो, जैसे हमने लिखा दिस बॉयज बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पे हम डिफरेंस बॉय में और पेरेंट्स में नहीं कर रहे, सो हम डिफरेंस कर रहे हैं उनके बिहेवियर में। सो तो हमें फ्रॉम के बाद में ना बिहेवियर लिखना पड़ेगा, या तो लिखो द बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट्स, नहीं तो पेरेंट्स को पजेसिव केस में लिख दो। अच्छा, पेरेंट्स नाउन प्लूरल है, तो हमने पढ़ा था कि जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनका पजेसिव केस बनाओगे तो एस के बाद में अपॉस्ट्रोफी लिख देना केवल, फिर से एस मत लिखना। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे सही कर लेंगे, दिस बॉयज बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा द प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर सिमिलर टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज। अब यहाँ पे देखो, हम इंडिया का और नेबरिंग कंट्रीज का कंपैरिजन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम का।
कि इंडिया की प्रॉब्लम्स और उसकी सिमिलर कंट्रीज की प्रॉब्लम्स जो है वो सिमिलर है, मतलब उसके नेबरिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम सिमिलर है। तो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स के लिए कोई प्रोनाउन तो लिखा नहीं टू के बाद में, तो इसको लिखो द प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर सिमिलर टू दोज इन इट्स नेबरिंग कंट्रीज। दोज का मतलब है प्रॉब्लम्स, ठीक है। द प्रॉब्लम्स इन इट्स नेबरिंग कंट्रीज, कुछ जो इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिमिलर हैं इसकी जो पड़ोसी देश हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे। अच्छा, 12th क्वेश्चन जो है ये मैं बताऊं, इसमें नो एरर है, इसमें कोई करेक्शन मत करना, ये सही लिखा हुआ है, मतलब इसमें कोई मिस्टेक है नहीं, ठीक है। एंटरटेनमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों में हम सिमिलरिटी शो करने के लिए सिमिली का यूज कर रहे हैं, तो ये सही है। एंटरटेनमेंट इज एज इंपॉर्टेंट एज एम्प्लॉयमेंट। 13th का आंसर बताओ, 13th का आंसर बताओ। हाँ, 10 में बच्चे हिज पेरेंट्स आएगा, आ गया, हिज पेरेंट्स लिख दिया, ठीक है। 13th का आंसर बताओ। बी, बी, बी। चलो कम से कम अभी भी देखो, अभी भी एक सी चिल्ला रहा है, तुम पिटोगे बेटा मेरे से। देखो यहाँ पे कंपैरिजन हम जॉब का कर रहे हैं, तो फार्मर तो आएगा नहीं क्योंकि फार्मर पर्सन है। कंपैरिजन हमें पर्सन का नहीं जॉब का करना है, तो वो गलत हो गया। अच्छा, दैट ऑफ फार्मर्स अगर हम लिख देंगे तो ये जो फार्मर्स हमने पजेसिव केस लिखा है ना, तो पजेसिव केस हमेशा पजेशन को रेफर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दैट ऑफ फार्मर्स लिख देंगे तो ये जो पजेसिव केस है ये जॉब को रेफर करेगा, ठीक है। लेकिन जॉब के लिए हमने प्रोनाउन दैट पहले से यूज कर रखा है, तो ये दोनों तो जॉब को रेफर कर नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। अगर केवल फार्मर्स लिखा होता ना तो सही हो जाता, तो हमारा आंसर है ये, दैट ऑफ अ फार्मर। दैट ऑफ अ फार्मर का मतलब देखो क्या हो गया, दैट ऑफ अ फार्मर का मतलब हो गया द जॉब ऑफ अ फार्मर, ठीक है। ये जो दैट ऑफ है ना, अगर ये नहीं लिखा होता, केवल फार्मर्स लिखा होता तो सही हो जाता। अब देखो ये क्वेश्चन, दे आस्क्ड हिम सम क्वेश्चंस एंड ही आंसर्ड एवरी करेक्टली, ठीक है। मैं वैसे बता देता हूं, ये जो हम अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, ये ईच एवरी इधर नीदर पे बेस्ड है। ईच एवरी है, इधर नीदर है, इन पे बेस्ड है। इनको हमने फंडामेंटल्स में भी कवर कर रखा है, जो आप लोगों को फंडामेंटल्स दिए होंगे डिटर्मिनर्स के, उसमें ईच एवरी वगैरह। फिर भी एक बार मैं दोबारा समझा दूंगा, एक बार पहले आंसर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, दे आस्क्ड हिम सम क्वेश्चंस एंड ही आंसर्ड एवरी करेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे, इसका एक बार आंसर बताओ। हाँ, देखो मैं एक बार चाहता हूं कि तुम लोग ना मीनिंग समझ लो, इन चीजों के डिफरेंसेस समझ लो। ईच वर्ड जो होता है और एवरी होता है, पहले तो इनका मीनिंग का डिफरेंस समझ लेना। एवरी का यूज हम तब करते हैं जब हमें दो से ज्यादा को रेफर करना हो। मान लो दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें उनको इंडिविजुअल फॉर्म में रेफर करना है, तो हम एवरी का यूज कर लेंगे। ईच का यूज हम दो के लिए भी करते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं। दो से ज्यादा के लिए तब करते हैं जब वो नंबर डेफिनिट हो। मतलब ईच का यूज हम जनरली तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे ग्रुप के बारे में बात करनी हो जिसमें इंडिविजुअल्स का नंबर डेफिनिट है, ठीक है, हमें पता है कि हाउ मैनी। अगर हम किसी ऐसे ग्रुप, किसी ऐसे टोटल के बारे में बात करें जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्लियर ना हो, डेफिनेट ना हो, और वो दो से ज्यादा हो, तो हम एवरी का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम दो के ग्रुप को रेफर करेंगे, दो इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, तो उसके लिए हमेशा डिस्ट्रिक्ट प्रोनाउन ईच यूज करना है। अच्छा, अगर दो से ज्यादा का हमारा है, ठीक है, एक मिनट बच्चों जरा होल्ड करना। ठीक है, तो ईच का यूज हम करते हैं तब जब कोई ग्रुप हो दो इंडिविजुअल्स का या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स का हो, लेकिन फिर नंबर डेफिनेट हो, ठीक है। एवरी का यूज हम हमेशा दो से ज्यादा के ग्रुप के लिए करते हैं जब नंबर डेफिनेट ना हो। एक डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्या होता है,
ईच वर्ड जो होता है ये प्रोनाउन और डिटर्मिनर दोनों होता है। प्रोनाउन और डिटर्मिनर होने की वजह से इसको हम सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और किसी नाउन के साथ में एज ए डिटर्मिनर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनर भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। अच्छा, एवरी वर्ड जो होता है ये केवल डिटर्मिनर होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो एवरी को हम सेंटेंस में कभी भी एज ए सब्जेक्ट या कभी भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है, ईच एवरी का डिफरेंस। ठीक है, चलो अभी एग्जांपल्स हैं, इनको समझना। दे आस्क्ड हिम सम क्वेश्चंस एंड ही आंसर्ड एवरी। अब देखो आंसर्ड वर्ब है और हमने इसके बाद में एवरी को ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया। अब ये एवरी अगर प्रोनाउन होता ना तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता, लेकिन ये प्रोनाउन तो है नहीं। तो अब क्या करें, या तो इसके साथ कोई नाउन लिख दो, एवरी क्वेश्चन, दे आस्क्ड हिम सम क्वेश्चंस एंड ही आंसर्ड एवरी क्वेश्चन करेक्टली, ऐसे लिख दो। तो एवरी डिटर्मिनर बन जाएगा और क्वेश्चन ऑब्जेक्ट बन जाएगा आंसर्ड का। नहीं तो इसको हटा के लिख दो ईच, ईच प्रोनाउन भी होता है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के सेंटेंस में लिखना हो तो हमेशा ईच लिखना। मैं फिर से देखो एक चीज बता देता हूं तुम्हें, ये जो मैं ईच एवरी के डिफरेंसेस तुम्हें समझा रहा हूं ना, ये फंडामेंटल्स में एक वीडियो है डिटर्मिनर्स का, उसमें सारे पढ़ा रखे हैं, तो वहां से भी अपना देख लेना। बाकी मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, सारी चीजें बता देता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एवरी टीम प्लेड हार्ड टू विन द फाइनल मैच ऑफ द सीरीज। अब हमने कहा किसी सीरीज के फाइनल मैच को जीतने के लिए दोनों ने बड़ी मेहनत की। ठीक है, हाँ। अब हमें पता है कि कोई भी मैच होता है, चाहे फुटबॉल का मैच होता है, चाहे हॉकी का मैच होता है, चाहे टेनिस मैच होता है, चाहे क्रिकेट मैच होता है, उसमें दो ही टीमें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीम के साथ जो हमने एवरी डिटर्मिनर लिखा है ना, ये सही हो सकता था अगर ये आगे कॉन्टेक्स्ट ना दिया होता कि हम किसी एक मैच की बात कर रहे हैं। अब चूंकि कॉन्टेक्स्ट हम ये तो जान ही गए कि किसी एक सिंगल मैच की बात हो रही है और एक सिंगल मैच में दो ही टीम खेल सकते हैं, तो इसका मतलब जो टीम का नंबर है वो 2 है। तो दो के लिए तो हमें एवरी का यूज नहीं करना चाहिए, दो के लिए तो हमेशा ईच का यूज करना चाहिए। तो ये लिखो। तो अगर हमें पता हो कि जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उस ग्रुप में इंडिविजुअल्स का नंबर डेफिनेट है या 2 है, तो हमेशा ईच लिखना। नेक्स्ट में आ जाओ, हमने लिखा देयर आर 24 आवर्स इन एवरी डे ऑफ द वीक। ठीक है, अब देखो एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, 7 डेज इन अ वीक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, यही होता है ना भाई, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 डेज होते हैं। तो नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज डेफिनेट, तो अगर नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज डेफिनेट देन वी शुड नॉट यूज एवरी, यूज ईच डे। ईच का मतलब वेदर दैट इज मंडे और संडे। ठीक है, ये हो गया। तो जब दो से ज्यादा का ग्रुप और नंबर डेफिनेट हो तो हमेशा ईच लिखना। नेक्स्ट में आ जाओ, माई नेवर विद हिज फैमिली गोज टू टेम्पल ईच फ्राइडे। अब देखो ये हैबिट है उस पर्सन की, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हो गया रेगुलर एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन, कि इसका जो पड़ोसी है वो मंदिर जाता है फैमिली के साथ में फ्राइडे को। अब द नंबर ऑफ फ्राइडेज इज नॉट डेफिनेट, नंबर ऑफ फ्राइडे डेफिनेट नहीं है, तो कोई डेफिनेट नंबर ऑफ फ्राइडे की बात नहीं हो रही, तो ईच के लेते एवरी लिख दो, पहली चीज ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी कि जब हमें किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी को रेफर करना हो, ठीक है, जैसे कोई पर्सन कोई काम हर सैटरडे करता है, हर संडे करता है, हर फ्राइडे करता है, तो जब किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी को रेफर करना हो तो वहां पे जो डे होता है वो हमेशा इंडेफिनिट ही होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है रेगुलर एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन। तो नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स डेफिनेट नहीं हो सकता, जब नंबर डेफिनेट नहीं है तो एवरी का यूज करो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को रेफर करने के लिए जब तुम टाइम डिनोटिंग वर्ड्स लिखते हो, मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, मंडे, कुछ भी, तो हमेशा एवरी लिखा करो। ठीक, फिफ्थ और सिक्स्थ इनका मैं चाहूंगा आंसर तुम लोग अपने आप बताओ। ये भी फंडामेंटल्स में काफी डिटेल में ही समझाएं, लेकिन फिर से एक बार अपने आप बताओ। ऑलमोस्ट ईच बर्ड हैज विंग्स एंड एवरी बर्ड डज नॉट हैव विंग्स। हाँ देखो यहाँ पे समझना, जैसे हमने ऑलमोस्ट लिख दिया, ठीक है, या हम नियरली लिख दें, या हम रफली लिख दें, या हम अप्रोक्सीमेटली लिख दें, या हम प्रैक्टिकली लिख दें, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका ध्यान रखना। अगर हम ये लिख देंगे ना तो समझ जाना हम कोई डेफिनेट नंबर की या डेफिनेट चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनरल की।
तो अगर हम बात जनरल की कर रहे हैं, डेफिनेट की नहीं कर रहे हैं, तो ईच गलत है, एवरी का यूज क्या करो। तो इनके साथ हमेशा एवरी का यूज क्या करो। प्रैक्टिकली एवरी बर्ड हैज विंग्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। नियरली है, रफली है, अप्रोक्सीमेटली है, प्रैक्टिकली है, ऑलमोस्ट है। अगर हम इनका यूज कर रहे हैं किसी नंबर को रेफर करने के लिए, तो ऐसे ही समझ जाना कि दैट नंबर इज नॉट डेफिनिट, वो कोई डेफिनिट नंबर नहीं है, क्योंकि अगर नंबर डेफिनिट होता है तो इनको यूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगर नंबर डेफिनिट नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हमें एज का यूज नहीं करना चाहिए, एवरी की बात करनी चाहिए। जब हम जनरल की बात करें, इंडेफिनिट की बात करें, तो एवरी का यूज क्या करो, ठीक है। तो इनके साथ एवरी लिखना। सिक्स में आ जाते हैं। सिक्स में हमने लिखा एवरी बर्ड डज नॉट हैव विंग्स। अब देखो एक चीज समझना, अगर हमें कोई नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है सेंटेंस में और पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं। मान लो अगर हमें पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है सेंटेंस में, तो हम सम का यूज करेंगे, ऑल का यूज करेंगे, बोथ का यूज करेंगे, ईच एवरी का यूज करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग्स के लिए। अगर हमें मीनिंग नेगेटिव कन्वे करना है, तो हम इनडिटरमिनेट इन प्रोनाउंस का यूज नहीं करेंगे, फिर हम प्रोनाउन यूज करेंगे नो, नन, नीदर, ठीक है। नो है, नन है, नीदर है, नथिंग है, नेवर है, एटसेट्रा, इनका यूज करेंगे। कुल मिला के ऑल, बोथ, सम, ईच, एवरी, इनका यूज करना है पॉजिटिव मीनिंग के लिए। नेगेटिव मीनिंग के लिए हमें उनका यूज करना है। देन अब यहां देखो हमने मीनिंग जो कन्वे कर रखा है नेगेटिव है, एवरी वर्ड डज नॉट हैव विंग्स, तो ये एवरी गलत हो गया, क्योंकि नेगेटिव मीनिंग हम एवरी का यूज नहीं कर सकते। तो हमें यूज करना चाहिए यहाँ पे नो का नेगेटिव मीनिंग के लिए। नो बर्ड हैज विंग्स। अब जब हम नो बर्ड हैज विंग्स लिख देंगे ना सेंटेंस, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो हो गया करेक्ट, लेकिन एज अ लॉजिकली मतलब गलत हो गया, क्योंकि लॉजिकली इसका मतलब ये होगा कि किसी बर्ड के विंग्स नहीं होते, जो कि हमें पता है ऐसा नहीं है। कुछ बर्ड्स होते हैं पेंगुइन लाइक जिनके विंग्स नहीं होते, लेकिन ज्यादातर बर्ड्स के विंग्स होते हैं। तो ये सेंटेंस अब ग्रामेटिकली तो सही हो गया, लेकिन ये लॉजिकली गलत है। तो इसको हम क्या करेंगे, सही करने के लिए ऐसे लिखेंगे, नॉट एवरी बर्ड हैज विंग्स। अब देखो ग्रामेटिकली ये दोनों सेंटेंस सही है, नॉट एवरी बर्ड हैज विंग्स ये भी सही है, नो बर्ड हैज विंग्स ये भी सही है, ग्रामेटिकली दोनों सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट एज अ फैक्ट गलत है, तो इसीलिए हम इसको गलत मानेंगे और ये वाला सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकली भी सही है, लॉजिकली भी सही है। अच्छा, नॉट एवरी का मतलब क्या है वो समझ लेना, वो जो फंडामेंटल वीडियो है उसमें भी समझा रखा है, और एक बार फिर से यहाँ पे समझ लेना। एवरी का मतलब होता है ऑल, नॉट एवरी का मतलब हो जाएगा नॉट ऑल, और नॉट ऑल का मतलब होता है सम। ऑल का मतलब टोटल होता है ना, तो नॉट ऑल का मतलब हो जाता है सम पार्ट। तो जब हम ये लिखेंगे नॉट एवरी बर्ड हैज विंग्स, तो इसका मतलब हो जाएगा सम बर्ड्स हैव विंग्स एंड सम डोंट हैव, कुछ बर्ड्स के विंग्स होते हैं कुछ के नहीं होते। हाँ, तो नो बर्ड मत लिखना बच्चे, नो बर्ड लिखने से गलत हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो और बताता हूँ इसी टाइप का, समझना। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, ऑल पीपल हैव नॉट अराइव्ड, ऑल पीपल हैव नॉट अराइव्ड। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो ऑल है इसका यूज हम नेगेटिव मीनिंग के लिए तो कर नहीं सकते। हैवंट अराइव्ड जो हमने लिखा है गलत हो गया। अगर ये लिखा होता ऑल पीपल हैव अराइव्ड, तो ये सही हो जाता पॉजिटिव मीनिंग में। अभी खैर नेगेटिव मीनिंग के लिए हमने ऑल का यूज कर रखा है, तो गलत है। अब इसको देखो सही करने का तरीका क्या है। एक तरीका तो हम ये लिख दें, नो पीपल हैव अराइव्ड, नो पीपल हैव अराइव्ड, एक तो हम ये लिख सकते हैं। दूसरा हम ये लिख सकते हैं, नॉट ऑल पीपल हैव अराइव्ड। अब देखो अगर हम लिखेंगे नो पीपल हैव अराइव्ड, तो इसका मतलब हो गया कोई नहीं आया, जीरो। नॉट ऑल पीपल हैव अराइव्ड का मतलब सम हैव अराइव्ड एंड सम नॉट अराइव्ड, कुछ आगे कुछ नहीं आगे, तो ये दोनों ही सही है। देखो ग्रामेटिकली तो ये दोनों ही सही है, नॉट ऑल पीपल हैव अराइव्ड भी ग्रामेटिकली सही है, नो पीपल हैव अराइव्ड भी ग्रामेटिकली सही है। अच्छा, लॉजिकली भी सही है, मीनिंग के हिसाब से भी दोनों सही है। मान लो हमने 10 लोगों को बुलाया, 10 में से कोई भी नहीं आया, तो हम लिखेंगे नो पीपल हैव अराइव्ड। 10 में से 7 लोग आगे, 3 नहीं आए, 3 आगे 7 नहीं आए, तो हम लिख देंगे नॉट ऑल पीपल हैव अराइव्ड।
तो ये ग्रामेटिकली और लॉजिकली दोनों ही सही हैं, तो इनमें से जो भी लिखा होगा वो हम सही मान लेंगे। अच्छा, ये वाला जो था ये ग्रामेटिकली सही था, लॉजिकली गलत था, नो बर्ड हैज विंग्स, तो इसीलिए हमने इसको गलत मान लिया, इसको सही मान लिया। डन। इसका आंसर बताओगे? जो एक सामने क्वेश्चन तुम लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसका एक बार आंसर बताना। दे आस्क्ड हिम दे डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू फीड वन अनदर प्रॉपरली। देखो समझना, मैं बताता हूँ। ये जो हमने वन अनदर लिखा है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर वन अदर जो है ना, ये फंडामेंटल्स में प्रोनाउन में पढ़ा रखे हैं, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का देखो हम यूज कब करते हैं, जैसे हमने लिखा दे, एक मिनट, जैसे हमने ये लिखा दे हेल्प्ड ईच अदर, ठीक है, ये हमने लिख दिया दे हेल्प्ड ईच अदर। तो दे हेल्प्ड ईच अदर का मतलब क्या हो गया, मान लो कोई दो लोग हैं, एक ही ए है और एक बी है। ए ने बी को हेल्प किया, बी ने ए को हेल्प कर दिया, तो ये है रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकेट करना मतलब जैसा किसी ने हमारे साथ किया वैसे हम उसके साथ कर रहे हैं, उसने मेरी मदद की तो मैंने उसकी मदद कर दी, तो ये हो गया रेसिप्रोकेशन। तो ये जो ईच अदर वन अदर होते हैं ना, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, इनका यूज हम इस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। ठीक, अगर दो लोग हैं उनमें रेसिप्रोकेशन हो रहा है तो हम ईच अदर प्रोनाउन का यूज कर लेंगे, दो से ज्यादा है तो वन अदर का यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये रेसिप्रोकेशन नहीं हो सकता, जैसे हमने लिखा दे डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू फीड वन अनदर प्रॉपर्ली। अब जैसे मेरे पास पैसा है तो मैं भोजन अपने लिए खरीदूंगा, आपके पास है वो अपने लिए खरीदोगे, तो जो ये जो हम फीड वर्ब लिख रहे हैं इसके साथ हम रेसिप्रोकेशन शो नहीं कर सकते, हेल्प के साथ तो शो कर सकते थे, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो भी खाएगा, ठीक है, वो अपने आप को फीड करेगा, दूसरे को नहीं। ऐसा नहीं कि ए ने बी को फीड किया, बी ने ए को फीड किया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो भी फीड करेगा वो खुद को ही करेगा, तो यहां पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना चाहिए, themselves। दे डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू फीड themselves properly, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, हैविंग स्पेंट अ मंथ टुगेदर दे गॉट टू नो themselves वेरी वेल। अब themselves हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दिया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब देखो क्या हो गया, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ए ने अपने आप को जान लिया, बी ने अपने आप को जान लिया, तो ये है रिफ्लेक्शन, कि जिसने जाना उसने खुद को जाना। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर इन्होंने एक साथ में टाइम बिताया है तो इसका मतलब ए ने बी को जान लिया होगा, बी ने ए को जान लिया होगा, तो ये रेसिप्रोकेशन नहीं है, ये मतलब ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रेसिप्रोकेशन है। जैसे ए है और बी है, अब ये दोनों एक महीने तक साथ में रहे, तो ए बी को जान गया और बी ए को जान गया, तो ये रेसिप्रोकेशन है, इसे हम रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे। अगर ये रेसिप्रोकेशन है तो हमने ये themselves गलत लिख रखा है, ईच अदर लिखो। देम नहीं बच्चे, themselves लिखो। हाँ, दे के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जाएगा themselves, क्योंकि दे सब्जेक्ट है, उसी को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये बातें प्रोनाउन के फंडामेंटल वीडियो में भी पढ़ा रखी हैं, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। दे ऑल हैव लेफ्ट फॉर द सिटी बाई कार। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, नाइन्थ टेंथ इलेवंथ, ये एक सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं। इनको समझाने के लिए जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट वर्ब हो गई, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, फॉर प्रिपरेशन हो गया, द सिटी प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, बाई प्रिपरेशन हो गया, कार प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे हो गया। अभी हमारे पास एक वर्ड बचा हुआ है ऑल। अभी जो ऑल वर्ड होता है ये प्रोनाउन भी होता है, डिटर्मिनर भी होता है। अगर हम इसका यूज किसी नाउन के साथ करें तो ये प्रोनाउन है, मतलब अगर हम इसका यूज किसी नाउन के साथ करें तो ये डिटर्मिनर है। अगर हम इसका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करें तो ये प्रोनाउन है। अब इस सेंटेंस में ऑल प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सेंटेंस में ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दे है और ऑब्जेक्ट तो खैर कोई है ही नहीं। और ना ये डिटर्मिनर है, क्योंकि अगर ये डिटर्मिनर होता तो किसी न किसी नाउन को डिटर्मिन करता, दे प्रोनाउन नहीं, उसे डिटर्मिन कर नहीं सकता। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि ईच है, बोथ है और ऑल है। ये जब डिटर्मिनर होते हैं या प्रोनाउन होते हैं तो ये हमेशा नंबर को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑल का मतलब जितने भी हैं वो सारे, बोथ का मतलब जो दो हैं दोनों के दोनों, ईच का मतलब जितने हैं वो सबके सब।
तो ईच बोथ ऑल का यूज हम जनरली करते हैं तब जब हमें नंबर को रेफर करना होता है, क्वांटिटी को रेफर करना होता है इंडिविजुअल्स की। अगर हम इनका यूज कभी सेंटेंस में करें एम्फिसाइज करने के लिए किसी नंबर को, तो इनकी पोजीशन होती है मेन वर्ब से पहले। अब यहाँ पे देखो दे सब्जेक्ट है। अब हमने कहा दे हैव लेफ्ट फॉर द सिटी बाय कार, कि वो लोग शहर चले गए कार से। अब कितने लोग चले गए, सारे चले गए या उसमें से कुछ गए? तो अगर हम ऑल का यूज यहाँ पे दे के नंबर को स्ट्रेस करने के लिए कर रहे हैं कि वो सारे ही चले गए एक साथ में, तो ये ऑल की पोजीशन गलत है, इसको यहाँ लिखो। दे हैव ऑल लेफ्ट फॉर द सिटी बाय कार। तो ईच बोथ ऑल का यूज अगर हम किसी प्रोनाउन के नंबर को स्ट्रेस करने के लिए, एम्फिसाइज करने के लिए करें, तो इनको हमेशा लिखा करो मेन वर्ब से पहले। हैव यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब लेफ्ट है, तो उसके लेफ्ट से पहले लिखो। एक तरीका और होता है इसको लिखने का, वो तरीका बड़ा कॉमन होता है, ज्यादातर बच्चे उसको जानते हैं कैसे यूज किया जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको ऐसे लिख दें, ऑल ऑफ देम हैव लेफ्ट फॉर द सिटी बाय कार। ऐसे लिख दो, ऑल ऑफ देम हैव लेफ्ट फॉर द सिटी बाय कार। ये बड़ा आसान एग्जांपल होता है, ये सबको पता होता है इसमें क्या हो गया। ये ऑल जो है ना, देखो हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया, ये प्रोनाउन हो गया, ये ऑफ प्रिपोजिशन है, और जो देम है उस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो या तो हम इसको ऐसे लिख दें, ऑल ऑफ देम हैव लेफ्ट फॉर द सिटी, या हम ऐसे लिख दें, दे हैव ऑल लेफ्ट फॉर द सिटी बाय कार। इसी बात को एक एग्जांपल से और समझना। मान लो हमने एक एग्जांपल लिखा, वी हैव ईच दिस कंफ्यूजन। अब देखो वी सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गई, ध्यान देना यहाँ पे हैव वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। दिस कंफ्यूजन ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो हमने ईच यूज किया है ना, तो वो इस सेंटेंस में डिटर्मिनर है, क्योंकि प्रोनाउन वी है, उसको तो डिटर्मिनर की जरूरत होगी नहीं, प्रोनाउन के साथ तो डिटर्मिनर आते नहीं है। दिस कंफ्यूजन का अपना डिटर्मिनर दिस लिखा ही हुआ है, तो जो ईच है ना, इसको हमने वी को स्ट्रेस करने के लिए लिखा है। ठीक है, मान लो वी हम 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, ठीक है, और हमने कहा हम सबको ये कंफ्यूजन है, तो इस ईच का हमने वी को स्ट्रेस करने के लिए यूज किया कि वी जितने भी लोग हैं उनमें से हर एक आदमी को ये कंफ्यूजन है। तो अगर हम इस ईच का यूज इस वी को स्ट्रेस करने के लिए कर रहे हैं, तो इसकी पोजीशन होगी मेन वर्ब से पहले। अब हैव मेन वर्ब है तो उससे पहले लिखो, इसको लिखो वी ईच हैव दिस कंफ्यूजन। अच्छा नहीं लिखना चाहते हो इस तरीके से, तो इसको वही तरीका फिर दूसरे वाला है, ईच ऑफ अस हैज दिस कंफ्यूजन। ईच को सब्जेक्ट बना लो, ईच को सब्जेक्ट बना लो, और जो वी है उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, तो हम इसको ईच ऑफ अस हैज दिस कंफ्यूजन लिख के भी सही कर सकते हैं और ऐसे लिख के भी सही कर सकते हैं। डन। चलो एक और एग्जांपल से बात समझना। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे सेंट हिम अ गिफ्ट। ठीक है, दूसरा हमने लिखा, ही सेंट देम अ गिफ्ट। अब देखो जैसे हमने लिखा ही सेंट देम अ गिफ्ट, तो इसका मतलब हमें यह मानना पड़ेगा उसने उन्हें गिफ्ट भेजा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि गिफ्ट एक था, और ये देम जितने भी लोग हैं, देम का मतलब प्लूरल है तो एक से ज्यादा ही होंगे, तो जितने भी लोग होंगे उनके लिए एक ही गिफ्ट था कि वो अपना उस गिफ्ट को बांट लें। लेकिन अगर ऐसा ना रहा हो, सपोज ऐसा रहा हो कि उसने जितने भी लोग हैं उन सबके लिए गिफ्ट भेजा, कि ये देम जितने भी लोग हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग गिफ्ट भेजा, तो हम यहाँ पे ईच का यूज कर लेंगे, ही सेंट देम अ गिफ्ट ईच। तो अ गिफ्ट ईच यहाँ पे लिख देने से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कि इसका मतलब गिफ्ट एक नहीं था, जितने ये लोग थे उतने गिफ्ट थे। ठीक है, अब इसी बात को यहाँ पे समझना, हमने लिखा दे सेंट हिम अ गिफ्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा इन लोगों ने उसको एक गिफ्ट भेजा, तो इसका मतलब इन सारे लोगों ने मिलकर खरीदा एक गिफ्ट और उसे भेज दिया। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ हो, जितने भी ये लोग रहे इन सबने एक एक गिफ्ट उसे अलग अलग भेजा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे शो करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे ईच लिख देंगे, दे ईच सेंट हिम अ गिफ्ट। तो बस हम यही ईच का यूज डिस्कस कर रहे हैं कि ईच बोथ ऑल का यूज अगर हम सब्जेक्ट के नंबर को स्ट्रेस करने के लिए करें, तो इसकी पोजीशन होती है मेन वर्ड से पहले। अच्छा अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच ऑफ देम सेंट हिम अ गिफ्ट। ठीक है,
तो ईच ऑफ देम लिख सकते हो या लिख सकते हो वी ईच ऐसे। खैर, एक छोटी सी बात और समझना। अगर मान लो मैं एक सेंटेंस ऐसे लिख दूं, यू आर ऑल वेरी हैप्पी। अब देखो यहां पे हमने यू प्रोनाउन यूज किया सब्जेक्ट के तरीके से, और आर लिंकिंग वर्ब के बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया हैप्पी, जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और आर वर्ब है। अब हमें पता है कि ऑल डिटर्मिनर तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये डिटर्मिनर होता तो या तो किसी प्रोनाउन के लिए यूज होता, नाउन के लिए यूज होता, नाउन तो यहाँ कोई लिखा नहीं है, यू प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ डिटर्मिनर आ नहीं सकते, वेरी हैप्पी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ डिटर्मिनर आ नहीं सकते, तो ये ऑल प्रोनाउन है। और इसका यूज हमने किया है यू के नंबर को स्ट्रेस करने के लिए कि ये यू जो है, जितने भी लोग हैं 10 5 6, वो सारे के सारे हैप्पी हैं। तो अब हमने पढ़ा कि अगर हम ऑल का, बोथ का, ईच का यूज करें नंबर को स्ट्रेस करने के लिए सब्जेक्ट के, तो इनकी पोजीशन होती है मेन वर्ब से पहले। यहाँ पे मेन वर्ब है आर, तो हमें इन्हें आर से पहले लिखना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, ये जो बी की फॉर्म्स होती हैं लिंकिंग वर्ब जिन्हें हम कहते हैं, जब इन्हें हम एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इनका प्रेडिकेट इनके बाद शुरू होता है, तो इनसे पहले कोई भी एडवर्ब वगैरह लिखा नहीं जा सकता। तो अगर हम इजम आर को, वॉज वर्ब को एज अ सब्जेक्ट यूज करें, तो इनका प्रेडिकेट हमेशा इनके बाद ही लिखा जाता है। तो ये जो ऑल ईच वगैरह होते हैं वो इनके बाद लिखना, इनसे पहले मत लिखना। ऐसे वी आर ईच ऑब्लाइज टू यू, तो वी आर ईच ऑब्लाइज टू यू, तो आर जो है ना लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो बी की फॉर्म्स इज एम आर वॉज वर होती है, इनका ध्यान रखना, इनके प्रेडिकेट्स इनके बाद शुरू होते हैं, इनसे पहले नहीं, तो इनको हमेशा बाद में लिखा करो, बाकी वर्ब से पहले लिखना। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में हमने लिखा वी बोथ हैव सम कंफ्यूजन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। तो ये जो हैव है ये वर्ब है, और बोथ इससे पहले लिखना चाहिए, ये सही लिख रखा, मतलब ये सेंटेंस सही हो गया, इसको गलत लिखना रहा होगा, गलती से लिखा नहीं। तो ये जो हमने लिखा ना, वी बोथ हैव सम कंफ्यूजन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ये सही है। इसको चाहो तो बोथ ऑफ अस भी लिख सकते हो, नहीं तो ये सही है। 11th में आ जाते हैं, यू ईच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। अब ये आर देखो ये लिंकिंग वर्ब है, तो हमने पढ़ा कि अगर हम बी की फॉर्म का यूज करेंगे तो उसके सारे प्रेडिकेट के पार्ट्स उसके बाद ही लिखे जाते हैं, तो बाद में लिखना यू आर ईच रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। चलो ये हो गया। ये 2 3 क्वेश्चंस और हैं, एक बार इनका भी तुम लोग आंसर बता दो। नीदर ऑफ द प्लेयर्स ऑफ, हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब अभी डिस्कस किया होगा थोड़ी देर पहले। नीदर ऑफ द प्लेयर्स ऑफ एनी टीम कुड स्कोर अ गोल इन द मैच। नन आएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने लिखा कुड स्कोर अ गोल इन द मैच, तो अगर गोल यहाँ पे स्कोर किया जा रहा है तो इसका मतलब या तो हॉकी मैच हो रहा है या फुटबॉल मैच हो रहा है। अब जो हॉकी मैच होता है और फुटबॉल होता है, दोनों में 11 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, तो 2 टीम है, तो इसका मतलब हो गया 22 प्लेयर्स, ठीक है। तो ये जो हमने नीदर यूज किया ना, ये दो के लिए यूज होता है। देखो नीदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, दो में से कोई भी नहीं। ईदर का मतलब होता है एनी ऑफ द टू, दो में से कोई एक। तो ये जो ईदर नीदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, हालांकि डिटर्मिनर भी होते हैं, इनका भी मीनिंग ध्यान रखना, ईदर और नीदर। ईदर का मतलब होता है एनी ऑफ द टू, और नीदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू। नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमें पता है कि नीदर ऑफ द प्लेयर्स जो हमने लिखा है ना, प्लेयर्स दो नहीं होते, प्लेयर्स होते हैं वहां पर 22, तो उनके लिए हमें नीदर नहीं नन का यूज करना चाहिए। मतलब जब दो से ज्यादा को रेफर करना हो तो नन का यूज किया करो। तो लिखो नन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ एनी टीम कुड स्कोर अ गोल इन द मैच। नेक्स्ट में आ जाओ। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना है यहाँ पे। अब जैसे प्लेयर्स तो हो गए 22, लेकिन टीम होंगी दो, तो अगर हमें दो से ज्यादा को रेफर करना है तो नन और एनी यूज करने चाहिए, दो को रेफर करना हो तो हमें इधर यूज करना चाहिए या नीदर यूज करना चाहिए। क्योंकि टीम दो ही होंगी तो हमें एनी की जगह इधर लिखना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, नीदर ऑफ द प्लेयर्स ऑफ ईदर टीम कुड स्कोर अ गोल इन द मैच। इधर क्यों लिखा देखो समझ लेना, क्योंकि टीम है दो, प्लेयर्स हैं 22,
तो जो दो होते हैं नाउन, अगर उनको रेफर करना हो तो हमें इधर नीदर का यूज करना चाहिए। इधर मीन्स एनी ऑफ द टू, दो में से कोई भी एक, नीदर मीन्स नन ऑफ द टू, दो में से कोई भी नहीं। तो टीम दो ही होती है तो हमने इसीलिए इधर लिख दिया, लेकिन प्लेयर्स 22 होते हैं तो हम इधर नीदर यूज नहीं कर सकते, हमने नन लिख दिया। नेक्स्ट देखो, नीदर ऑफ द कंट्रीज हैव सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग द वायरस, इसका आंसर अपने आप बताओ। 13th क्वेश्चन में अगर समझ में आया हो, हम नाउन में से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर अपने आप बताओ। देखो बच्चे, नन ऑफ द कंट्रीज मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम दो से ज्यादा कंट्रीज की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम दो ही कंट्रीज की बात कर रहे हो, तो नीदर को सही मान लो। जब तक ये एज अ फैक्ट उसको गलत ना कह पाओ किसी स्टेटमेंट को, तब तक गलत मत माना करो। किसी भी स्टेटमेंट को गलत तभी माना करो जब गलत कहने का फैक्ट तुम्हारे पास हो। देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। अगर तुम लोगों को अब तक ध्यान रह गया हो, तो हमने नाउन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नीदर है, इधर है, ईच है, एवरी है। एवरी तो नहीं, खैर नीदर है, इधर है, ईच है, वन है, इनके बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर लिखा करो। देखो, जैसे हमने वन ऑफ लिखा, ईच ऑफ लिखा, नीदर ऑफ लिखा और इधर ऑफ लिखा, तो इनके बाद जो हम नाउन प्रोनाउन लिखेंगे वो होगा प्लूरल। जो भी नाउन लिखोगे, वन ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द सिटीज, नीदर ऑफ द सिटीज, लेकिन जो उसके बाद वर्ब लिखोगे वो होगी सिंगुलर। वो वर्ब इसलिए सिंगुलर होगी क्योंकि वो जो हम नाउन प्रोनाउन प्लूरल लिखेंगे ना, वो इस ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट होगा। वो वर्ब लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट ये वर्ड होंगे, ये वर्ड है सिंगुलर, तो हमें वर्ब लिखनी पड़ेगी सिंगुलर। तो मैंने हैव लिखा नहीं, गलत है, यहाँ पे हैज लिखो। नीदर ऑफ द कंट्रीज हैज सक्सीडेड। हाँ देखो, एक दो बच्चों ने हैज बताया भी है। इधर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, नन ऑफ तो नहीं लिखना, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद में नाउन प्रोनाउन प्लूरल लिखा करो, वर्ब सिंगुलर लिखा करो। ये नाउन में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। देयर वर टॉल ट्रीज ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रोड। देयर वर टॉल ट्रीज ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रोड, इसका आंसर बताओ 14th क्वेश्चन का। देखो बच्चे, इसका आंसर पता है क्या? इसका आंसर है साइड, इधर साइड। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये पता नहीं हमसे गलत होते रहते हैं। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, नाउन में समझा रखा है। अगर हम लिखें वन बॉय और हम लिखें वन ऑफ द बॉयज, तो ये दोनों ही सही हैं। देखो, ये जो वन है ना, ये डिटर्मिनर है, तो हमने इसके साथ लिखा नाउन सिंगुलर। ये जो वन है ना, ये प्रोनाउन है। और ऑफ प्रिपरेशन होती है पार्ट एंड टोटल की प्रिपरेशन, तो ये वन पार्ट हो गया। तो अगर वन पार्ट है तो इसका जो टोटल होगा वो मोर देन वन होगा, तो मोर देन वन होगा तो हम उसे प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे बॉयज। तो वन अलग है, वन ऑफ अलग है, ये ध्यान रखना। उसी तरीके से जैसे इधर है और इधर ऑफ है, नीदर है और नीदर ऑफ है, ईच है और ईच ऑफ है। तो अगर हम ईच का यूज करेंगे एज ए डिटर्मिनर तो उसके साथ नाउन सिंगुलर लिखेंगे, लेकिन अगर हम ईच ऑफ का यूज करेंगे तो उसके बाद में नाउन प्लूरल लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा 14th क्वेश्चन है ना, इसका आंसर यही है, ईदर साइड्स की जगह लिखो ईदर साइड। हालांकि हम चाहें तो इसको एक और तरीके से ही कर सकते हैं, बोथ साइड्स लिख दो, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। तो बोथ लिखोगे तो प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। इधर नीदर डिस्ट्रीब्यूशन के डिटर्मिनर्स होते हैं, इनके साथ नाउन हमेशा सिंगुलर लिखा करो। तो लिखो ईदर साइड ऑफ द रोड। ऑन लिख गया गलती से, ये ऑफ लिखना। 15th का आंसर बताओ, बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। डैश ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू दिल्ली, यू कैन टेक डैश ऑफ दीज रोड्स। तो जो हमारा 15th क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो। बिल्कुल बच्चे, ईच भी लिख सकते हैं, ईच साइड ऑफ द रोड। बेटा 15th का आंसर बता दो, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, बस इसका आंसर बता दो।
देखो, पहले एक दो चीजें समझा देता हूँ। ये जो हमारा सेंटेंस है, इसमें इस ब्लैंक में हमें सब्जेक्ट की जरूरत है और यहाँ पे टेक वर्ब के ऑब्जेक्ट की जरूरत है। पहले तो ये ध्यान रखना। तो ये जो दोनों ब्लैंक्स है ना, इन ब्लैंक्स में हमें कोई डिटर्मिनर नहीं चाहिए, इन ब्लैंक्स में हमें कोई नाउन या प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए, वहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये जो एवरी है हमने पढ़ा था, ये डिटर्मिनर होता है, ये तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता, ये लोग गलत हो गया। अच्छा, सब्जेक्ट नहीं बन सकता, साथ ही साथ में ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ए और बी ऑप्शन तो हमारे आ नहीं सकते, क्योंकि जो एवरी है ना तो ये ऑब्जेक्ट बन पाएगा और ना ये सब्जेक्ट बन पाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब उनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम पहले ही इधर लिख दें तो चलो एक बार में सही हो जाएगा, लेकिन ये बाद वाले में ईच नहीं आ सकता, क्योंकि ईच का मतलब होता है टोटल, दोनों। अब मान लो दो रोड हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन एक पर्सन जाएगा तो एक ही रोड से, दोनों रोड से तो जा नहीं सकता, तो ये जो ईच है ना, ये बाद वाले ऑप्शन में आ नहीं पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया इधर। फर्स्ट में भी इधर आएगा, सेकंड में भी इधर आएगा। अब ये दोनों में इधर कैसे आ गया ये समझना। देखो, ये जो इधर वर्ड होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है एनी ऑफ द टू, और एक इसका मतलब होता है ईच ऑफ द टू। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इसका मीनिंग वेरी करता है। ठीक है, इधर का मतलब एनी ऑफ द टू भी होता है और ईच ऑफ द टू भी होता है। इसका मतलब दो में से कोई एक भी होता है, और इसका मतलब दोनों में से दोनों ही होते हैं। ठीक है, ऐसे समझना। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक मिनट, बोथ नहीं, जैसे हमने लिखा ईदर साइड ऑफ द कॉइन इज शाइनिंग। जैसे हमने लिखा इधर साइड ऑफ द कॉइन इज शाइनिंग, तो इस इधर का मतलब ये नहीं कि एनी ऑफ द टू, इसका मतलब है बोथ। बोथ साइड्स, इस साइड ऑफ द कॉइन इज शाइनिंग, इसका मतलब है दोनों ही साइड आप शाइन कर रही है कॉइन की, चाहे ये वाली हो चाहे वो वाली हो। ठीक है, चाहे लेफ्ट हेड हो चाहे टेल हो। फिर एक दूसरा एग्जांपल देखना। आई हैव टू फोन्स, यू कैन टेक ईदर ऑफ दोज। अब मान लो मैंने किसी कहा आई हैव गॉट टू फोन्स, कि मेरे पास दो फोन है, यू कैन टेक ईदर ऑफ दोज। ईदर का मतलब एनी ऑफ द टू, उनमें से कोई भी एक, चाहिए वाला एक तो इसको अपने यूज के लिए चाहिए होगा, तो इसका जो लिसनर है वो एक ही फोन ले सकता है अपनी मर्जी का, जो चाहे पिक कर ले। ठीक है, तो ये अपना ध्यान रखना कि ईदर का मतलब एनी ऑफ द टू भी होता है, ईदर का मतलब ईच ऑफ द टू भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट उसके दोनों ही मीनिंग होते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू दिल्ली, यू कैन टेक ईदर ऑफ दिस रोड्स, तो इसमें दोनों में इधर इसीलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे इधर का मतलब हो गया ईच ऑफ द टू। ठीक है, ये रोड भी और वो रोड भी। वहां पे इधर का मतलब हो गया एनी ऑफ द टू, और इनमें से कोई भी एक अपना पिक करके चले जाओ दिल्ली। चलते चलते एक लास्ट में बात और बता देता हूँ। ये जो हमने इधर ईच लिखा है ना, ये गलत हो गया, क्योंकि बाद वाले ऑप्शन में ईच नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये ईच इधर लिखा होता तो ये सही हो जाता। अगर ये लिखा होता ईच इधर तो ये सही हो जाता। ईच ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू दिल्ली, यू कैन टेक ईदर ऑफ दीज रोड्स। ईच का मतलब दोनों ही होता है, तो इसका मतलब दोनों ही रोड दिल्ली जाते हैं, और इधर का मतलब एनी ऑफ द टू होता है, इनमें से किसी एक रोड को पकड़ के आप दिल्ली चले जाओ। चलो, तो अगर ईच इधर होता है किसी ऑप्शन में तो जरूर सही हो जाता है, नहीं तो इधर इधर सही हो गया। खैर, मुझे ये बात समझानी थी कि इधर के मतलब दोनों ही होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन डिस्कस किया गया यहाँ पर, और इसको अपना समझना। टाइम आज तो काफी ज्यादा हो गया, 15 मिनट हम लोग लेट हो गए, लेकिन चलो कोई नहीं। ये यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए प्रोनाउन के। अभी एक दो तीन क्लासेस और भी होंगी, मेहनत करते रहना, अपना रिवीजन करते रहना। फिर से याद दिला रहा हूँ, फंडामेंटल्स के सारे वीडियोस देख लो, मान जाओ मेरी बात को, उनको सबको देख लो। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। आज के लिए सभी को बाय, थैंक यू, गुड नाइट।